थैंक यू। होपफुली आप लोगों को जो आप लोगों का वो मिला है, स्केड्यूल मिला है, उसके मुताबिक आप लोगों के 2 मॉड्यूल्स का एग्ज़ाम एक्टिवेट कर दिया गया है। मॉड्यूलर 1 का एग्ज़ाम आपका एक्टिवेटेड है, थ्रेट एक्टर्स एंड डिफेंडर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स ओवरव्यू, ये आप लोगों ने होपफुली कर लिया होगा, ठीक है। एंड देन आप लोगों के पास आपका सेकंड मॉड्यूल भी एक्टिवेट कर दिया गया है। ये आज इंशाल्लाह मैं इंस्ट्रक्शंस दे दूंगा, क्योंकि आज इसको एक्टिवेट होना है, ठीक है। वैसे मैंने अपनी साइड से एक्टिवेट, जो कि कोयटा के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने एक्टिवेट कर दिया हुआ है ऑलरेडी, इट इज़ एक्टिवेटेड। सो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनके लिए एक्टिवेट नहीं होगा, तो आज मैं इन लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे दूंगा कि जी आपके लिए सेकेंड मॉड्यूल का एग्ज़ाम भी आज एक्टिव, सेकेंड एंड थर्ड मॉड्यूल का एग्ज़ाम भी आज एक्टिवेट कर दिया जाए एज़ पर योर स्केड्यूल। तो होपफुली आप लोगों ने मॉड्यूल 1 का एग्ज़ाम दे दिया होगा, और मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 जो है वो आज 2 मार्च को, 2 मार्च को जो है इसको हम लोग ने एक्टिवेट करना था एज़ पर योर स्केड्यूल। तो मैं आज ये कोशिश करूँगा कि जी ये आज एक्टिवेट हो जाए। ये कब तक अपीयर हैं सर? ये हम लोग तकरीबन हफ्ता 10 दिन का टाइम देते हैं इसको, एक्टिवेटेड रहता है। जो मॉड्यूलर एग्ज़ाम है तकरीबन ये 1 वीक और 10 डेज मैक्सिमम जो है वो एक्टिवेटेड रहता है। और आप लोगों के पास में आप लोगों ने एक अटैम्प्ट देनी होती है, आप उसको अटैम्प्ट कर लें। मॉड्यूल 1 का आप कौन, जुनेद आप कौन से सिटी से हैं, क्यों आपका एक्टिवेट नहीं हुआ? कराची से है, कराची से सर फहद। ठीक है, मैं आज सारे इंस्ट्रक्टर्स को जो है इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड कर दूंगा आज कि जी जिन्होंने नहीं किए हैं वो करवा दें, वो कर दें मॉड्यूल। एक्चुअली इनके पास स्केड्यूल था तो इनको खुद ही कर देना। एक्चुअली मैं फिर इंशाल्लाह जो है इनको आज इंस्ट्रक्शंस दे दूंगा कि जिनके मॉड्यूल 1 के भी एग्ज़ाम जो है स्केड्यूल नहीं हुए हैं, उनको एक्टिवेट नहीं किया गया है, वो भी एक्टिवेट कर दिए जाएँ। और जो कि मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 जो कि आज एक्टिवेट होने थे, वो भी जो है इंशाल्लाह जो है आज एक्टिवेट हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनसे बात करूं कि आप लोगों को मिनिमम 10 डेज का टाइम ज़रूर दिया जाए। ठीक हो गया? ठीक है फैसल, मैंने आपको बता दिया है कि जी इंशाल्लाह आज मैं एक्टिवेट करवाता हूँ ये सारे आप लोगों के मॉड्यूल 1 के एग्ज़ाम भी और मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 के एग्ज़ाम भी स्केड्यूल। मेरे पास जो है मॉड्यूल 1 का एग्ज़ाम 16 फरवरी को ऑन होना था, एक्टिवेट होना था। एंड मॉड्यूल 3 का एग्ज़ाम जो है वो मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 के एग्ज़ाम जो है वो 2 अप्रैल को जो है वो एक्टिवेट होना था। तो इंशाल्लाह आई विल इंस्ट्रक्ट देम कि एज सून एज पॉसिबल आज शाम तक इंशाल्लाह वो लोग जो है ये आप लोगों के लिए एक्टिवेट कर देंगे। सो अपना लेक्चर शुरू करते हैं। 5 बंदे। तो हमारे पास जो आज का लेक्चर है वो मॉड्यूल 13 है, एक्टर्स एंड देयर टूल्स। एक्टर्स कौन होते हैं, हैकर्स, और वो क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं, उनको हम लोग आज स्टडी करेंगे। उनको ज़रा डीपली देखेंगे कि जी क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से ये लोग जो है एक्टर्स, थ्रेट एक्टर्स, एक्चुअली दीज आर कॉल्ड थ्रेट एक्टर्स, और वो कौन कौन से टूल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं हैकिंग करने के लिए और पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं। सो एक्टर्स एंड देयर टूल्स हमारे पास जो आज का टॉपिक है, टॉपिक टाइटल हमारे पास हु इज एक्टिंग अवर नेटवर्क, एक्सप्लेन द नेटवर्क थ्रेट्स दैट हैव बीन इन्वॉल्व्ड, कि कौन कौन से थ्रेट्स हैं और किस तरह से एक्टर जो है वो इनको यूज़ करते हुए और कौन कौन से थ्रेट्स हमारे नेटवर्क को आते हैं, और थ्रेट एक्टर टूल्स और कौन कौन से वो जो है वेरियस टाइप्स ऑफ टूल्स हैं। बहुत सारे टूल्स हैं जो कि कुछ बिल्ट इन हैं और बने बनाए मिल जाते हैं, आप बस जैसे उसको डाउनलोड करते हैं और उसके जो है उससे पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं या फिर हैकिंग करने की कोशिश करते हैं किसी भी नेटवर्क को। तो टुडेज मॉड्यूल टॉपिक हमारे पास ये है। अच्छा, हु इज एक्टिंग आवर नेटवर्क, कौन कौन जो है हमारे नेटवर्क को थ्रेट होते हैं और कौन कौन से हमारे नेटवर्क के ऊपर वर्नेबिलिटीज़ होती है। अच्छा, 3 टर्म हमारे पास यहाँ पे यूज़ होंगी कि भाई एक थ्रेट्स होता है, एक वर्नेबिलिटी होता है और रिस्क होता है। अच्छा, तो अब एक्टर ने क्या करना होता है, एक्चुअली हैकर है या हम उसको थ्रेट है एक्टर्स भी बोलते हैं, वांट टू एक्सेस योर एसेट। अच्छा, हर जब हैकिंग की जाएगी तो हैकिंग का मकसद यही है कि भाई उसी ने किसी ना किसी तरीके से हमारे एसेट्स को तक रसाई हासिल करनी है, उसने हमारे एसेट्स तक पहुँचना है, और पहुंचने के बाद उसने हमारे जो पहुंच गया, अगर वो हमारे किसी भी मोबाइल फ़ोन में या नेटवर्क के अंदर या किसी सिस्टम के अंदर, तो फिर वो उसकी 2 3 4 इंटेंशंस होती हैं।
अगर तो वो ब्लैक हैकर है तो फिर वो तो आपको डैमेजेस पहुंचाएगा, या फिर अगर वो रैंसमवेयर मांगेगा, रैंसमवेयर अगर एक किस्म का एक टाइप ऑफ हैकर है, रैंसमवेयर जो है एक टूल होता है जिसमें पैसे मांगे जाते हैं कि जी वो हैकर है उसको हैक कर देता है और डेटा को करप्ट करने के बाद उससे पैसे मांगे जाते हैं, ठीक है। तो लाजमी हमारे पास जो जो भी बंदे जो है वो जो कोई थ्रेट हमें दे रहे हैं तो उनकी जो 4-5 इंटेंशंस होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होती है कि हमारे एसेट्स तक पहुंचा जाए और उनको किसी ना किसी तरीके से अनसिक्योर करके वो डैमेजेस पहुंचाया जाए, या उनसे किसी ना किसी के तरीके से कोई पैसे वगैरह या और कोई बेनिफिट जो भी वो चाहते हैं वो हासिल किए जा सकें, ठीक हो गया। अभी हमारे पास बात वही आ रही है कि व्हाट आर द थ्रेट्स क्या होते हैं, वर्नेबिलिटीज क्या होती हैं, अटैक सरफेस क्या होता है, एक्सप्लोसिव एक्सप्लॉइट क्या होता है और रिस्क क्या होता है। थ्रेट जो है वो हमारे पास एक पोटेंशियल डेंजर है टू एसेट्स। हमारे पास कोई भी जो डेंजर है, हमारे पास कोई भी जो हमारे एसेट को खतरा पहुंचा सकता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड थ्रेट, ठीक है। वर्नेबिलिटी, वर्नेबिलिटी हमारे जो नेटवर्क में हम देखें ना, हमारा एक घर है, हम घर में हम हर चीज़ को सिक्योर करके रखते हैं, खिड़कियां दरवाजे बंद करके रखते हैं, मगर कहीं ना कोई वीकनेस ज़रूर होती है किसी ना किसी चीज़ में घर में घुसने के लिए। लाजमी आपने कोई ना कोई ऐसी चीज़ छोड़ देते हैं, कभी कभार आपके जहन से निकल जाता है कि खिड़की बंद नहीं हुई है, कुछ ना कुछ नहीं हुआ, या कोई दरवाज़ा खुला रह गया जहाँ से जो है वो चोर जो है वो अंदर घुस सकता है आपका। तो वर्नेबिलिटीज वही होती है कि उसको देखा जाता है नेटवर्क को कि भाई इसमें ऐसा कौन सा चोर दरवाज़ा है, ऐसी कौन सी वीकनेस है आपके सिस्टम के अंदर या आपके नेटवर्क के अंदर जिसके अंदर से वो पेनिट्रेट कर सकता है, जिसके अंदर से वो एक्सेस जो है वो हासिल कर सकता है आपके सिस्टम के अंदर। स्लाइड्स नहीं दिख रही, एक मिनट में दोबारा कोशिश कर लेता हूँ। हाँ अब आ रही है। ओके ओके ठीक है। अच्छा हम यहाँ पे थे, एक मिनट जरा देख लें कौन आया है। सो थ्रेट है, मैं आप लोगों को बता रहा था कि जी हमारे पास एक थ्रेट होता है, एक वर्नेबिलिटी होता है। वर्नेबिलिटी मैंने आपको बताया था कि जो वीकनेस होती है कि भाई वीकनेस कहाँ पे है आपके सिस्टम के अंदर, जहाँ से जो है आपका जो हैकर है वो आपके उसके अंदर पेनिट्रेट कर सकता है, उसके अंदर एंटर हो सकता है, फिर वहाँ से जो भी वो फंक्शन करना चाहता है या जो टास्क परफॉर्म करना चाहता है वो उस टास्क को परफॉर्म कर सकता है। एंड अब सरफेस है, ठीक है, अटैक सरफेस। अटैक सरफेस है टोटल सम ऑफ द वर्नेबिलिटीज इन अ गिवन सिस्टम दैट आर एक्सेसिबल टू अ अटैकर, ठीक है ना। जितनी भी आपके पास वर्नेबिलिटीज हैं जो कि अवेलेबल हैं, ठीक है, जो कि एक सरफेस अवेलेबल है, टोटल सरफेस जितनी भी वर्नेबिलिटीज हैं, वो हो सकता है कि आपका दरवाज़ा भी खुला रह गया और कोई छत से भी वो आपके घर के अंदर दाखिल हो सकता है, और कोई आप बाहर से जो आ रहा है कोई खिड़की खुली रहेगी, मतलब इस तरह से पोर्ट्स वगैरह हमारे पास खुली रह गई हैं, हमने उनको बंद नहीं किया है नेटवर्क के ऊपर। हमारे पास जो है जितनी भी वीलैंस में से अगर कोई हम लोगों ने सही तरीके से कॉन्फ़िगर नहीं की है तो इस तरह की, और किस तरह से जो है वो कोई फायरवॉल हमसे सही तरीके से कॉन्फ़िगर नहीं हुई है या रह गई है, और वो जो है उसको स्कैन करते हैं, फिर वो देखते हैं कि भाई किस तरीके से जो है बंदा जो है उसके अंदर पेनिट्रेट कर सकता है। एक्सप्लॉइट द मैकेनिज्म दैट इज यूज्ड टू लेवरेज वल्नरेबिलिटी कंप्रोमाइज एसेट्स। उन मैकेनिज्म है, ये एक किस्म का चंक ऑफ कोड होता है, ठीक है ना। ये एक्सप्लॉइट जो होता है चंक ऑफ कोड होता है जो कि आपको किसी ना किसी तरीके से भेज दिया जाता है, ठीक है, तो ताकि फिर एक्सप्लॉइट्स किया जा सके आपके लोकल कंप्यूटर्स को या रिमोट हो कंप्यूटर्स को। लोकल मीन्स आपका लोकल एरिया नेटवर्क, रिमोट नहीं आप दूसरे नेटवर्क को जो है वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें। A remote exploit is one that works over the network without any prior access to the target सिस्टम, ठीक है ना। रिमोट एक्सप्लॉइट क्या है कि जो है वो ओवर द नेटवर्क कर रहा है और उसको उसके से जो है टारगेट सिस्टम की एक्सेस उसको चाहिए, ठीक है ना। इन लोकल एक्सप्लॉइट द थ्रेट एक्टर हैज सम टाइप ऑफ यूजर और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस। लोकल और या जो थ्रेट एक्टर है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि जी एक रिमोट है और एक लोकल है। लोकल ये है कि भाई आपका अपना ही कोई बंदा जो है मिला हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है जो इतनी आसानी से हम लोग जो सिक्योरिटीज़ लगा देते हैं, सिक्योरिटी लगाने के बाद जो है वो इतना आसान नहीं होता कि कोई भी जो है बंदा जो है आपके सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट कर जाए।
ऐसा अगर कोई इसको वर्नेबिलिटी नहीं मिलती तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग अपने से बंदे मिलाते हैं, मतलब उसी ऑर्गेनाइजेशन के बंदे को आपस में मिलाएंगे। इसकी बड़ी अच्छी मिसाल है कि जो ईरान में जो अटैक हुआ था उसके न्यूक्लियर पावर्स पे प्रोजेक्ट के ऊपर, तो उन्होंने एक बंदा ही मिलाया था, अमेरिका ने एक बंदा ही अंदर से ढूंढ के निकाला था, और उसको जो है फिर उन्होंने एक यूएसबी दी थी कि भाई इसको खाली आपने प्लग करना है, और प्लग करने के बाद उन्होंने इसके एसेट्स जो है वो हैक कर लिए थे। और फिर बाद में जो है ईरानी गवर्नमेंट ने जो है उसको फांसी दे दी बंदे को। उसको पता लग गया था कि भाई ये इंटरनल हैकर, इंटरनली कोई हमारी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। इट इज़ नॉट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट द अटैकर हैज फिजिकल एक्सेस टू द सिस्टम, दैट मीन्स कि जी वो हमारे पास फिजिकल उसका एक्सेस नहीं है, मगर वो जो दरमियान में जो कोई बंदा था उसने जो है हमें वहाँ तक पहुँचाया है। ठीक है, तो द रिस्क हमारे पास है कि भाई क्या रिस्क है, हमारे एसेट्स को कौन कौन सा रिस्क हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है ना, द लाइकहुड दैट अ पर्टिकुलर थ्रेट विल एक्सप्लॉइट अ पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी ऑन एसेट एंड रिजल्ट इन द अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, हमारे एसेट्स जो हैं, अब ये जितनी भी चीज़ें हैं, हमारा नेटवर्क है, हमारा कंप्यूटर है, या इसके अंदर जो कुछ भी पड़ा है, खुद भी ये हमारे एसेट्स हैं। दीज आर कॉल्ड द एसेट्स, ये हमारे पास, ये हमारे एसेट्स हैं। इन एसेट्स को कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग रिस्क बोलते हैं। ठीक है, थ्रेट एक्टर वर्नेबिलिटीज एंड रिस्क, अब इन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे की जाती है। एक रिस्क तो आपको है, आप एक सिस्टम को रिस्क है, आप हम सबको एक रिस्क है कि भाई हमारे घर में कोई चोर घुस सकता है, मगर उसको जो है क्या नाम है, किस तरह से आपने काउंटर वो करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो उसको देखने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें हैं, ये चार चीज़ें हैं सॉरी, रिस्क एक्सेप्टेंस है, रिस्क अवॉइडेंस है, रिस्क रिडक्शन है, और रिस्क ट्रांसफर है। रिस्क एक्सेप्टेंस, कभी कभार जो हमारे पास रिस्क आ रहा होता है ना, हम उसको आने देते हैं, हम उसको रोकते नहीं हैं। क्यों नहीं रोकते हैं? क्योंकि अगर उसको हम बचाने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमारी कॉस्ट ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर कि हम उस रिस्क को आने दें। कोई कोई रिस्क ऐसे होते हैं जैसे मैंने आप लोग को अभी बता दिया कि भाई उसको हम लोग प्रिवेंट कर नहीं करते हैं, हम उसको रोकने की कोशिश नहीं करते हैं, या उसको उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी लगाने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो लागत आ रही है, जो कॉस्ट आ रही है, जिससे हम उसको बचाएंगे, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द रिस्क। अगर हम उसको जो है रोकने की, उसको जो है वो रिस्क हमारे पास आ जाता है, वो डैमेजेस क्रिएट करता है। अगर वो डैमेजेस क्रिएट भी करता है तो इतने ज़्यादा डैमेजेस क्रिएट नहीं कर सकता, मगर ऐसा अगर वो उसको मैं बचाने की तरफ जाऊंगा, उसको प्रोटेक्शन की तरफ जाऊंगा, तो उस पर मेरी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो इस वजह से हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं रिस्क को, तो बस ठीक है यार, ये रिस्क है पड़ा हुआ है, जब होगा तो देखा जाएगा। अगर कभी कोई अटैक आया या अटैक हुआ तो फिर देखेंगे इसको। अगर मैं इसको मैनेज नहीं करता हूँ और होता भी है तो फिर मैं उसको जाने देता हूँ। रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क को अवॉइड करना, this means avoiding any exposure to the risk by eliminating the activity, thus resulting in losing any benefits from the activity। ठीक है, अगर कोई रिस्क हमारे पास आया है, और अवॉइड करने का तरीका ये है कि भाई अगर कोई रिस्क मुझे पता लग रहा है कि भाई मेरे सिस्टम के अंदर कोई रिस्क है और कोई थ्रेट आ रहा है, तो मैं सिस्टम को अगर बंद कर दूं या उसको छोड़ दूं और उसको प्लग आउट कर दूं, या उस पोर्ट्स को ही मैं डिसेबल कर दूं, तो उसका मतलब है कि मैं उस लिस्ट को ख़त्म करने के लिए जो मैंने अवॉइड कर दिया है उसको, मगर उससे जो लॉस हो रहा है, तो मेरा जितना भी रिसोर्स है वो जो है, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो मुझे लॉस करने पड़ेंगे, उसमें मुझे ख़त्म हो जाएंगे। रिस्क रिडक्शन, रिड्यूस द रिस्क एक्सपोर्ट टू रिस्क, हमने रिड्यूस का रिस्क के जितने भी इफेक्ट होता है उसको रिड्यूस करना है। मतलब अगर कोई भी लेट सपोज कि हम अपने घर में जो सामान वगैरह रखते हैं, ज़्यादातर जो हम गोल्ड वगैरह या इस तरह की करेंसी हमारे पास पड़ी है, तो रिडक्शन का काम ये है कि भाई हम उसको किसी बैंक में रखवा देते हैं, कि हम जो है उसको एक्सपोज नहीं करवा रहे हैं, हम बहुत कम से कम। फिर भी ये है कि अगर बैंक में डाका पड़ गया ना, तो मगर फिर भी हमने तो अपने तरफ से तो रिड्यूस की है ना, अपने जो अगर मेरा घर तो इतना सेफ नहीं है, या वट एवर द थिंग हमारे पास इतना ज़्यादा सेफ नहीं है, तो मैं उसको जो है अपने एसेट्स को जो है मूव आउट कर देता हूँ किसी और लोकेशन के ऊपर। मगर दैट डज नॉट मीन्स कि जी मैंने जो है उसको फुली प्रोटेक्ट कर लिया है। बैंक को भी डाका पड़ सकता है, बैंक को भी लूटा जा सकता है, मगर दैट इज कॉल्ड अ रिस्क रिडक्शन, कि मैंने कम से कम एक्सपोजर कर दिया है अपनी चीज़ों को ऑन द रिस्क। ठीक है ना, इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा जो है वो मोस्ट कॉमन है कि आप जो है रिस्क अगर ले रहे हो, यहीं पे बात ये आ जाएगी कि जी आप क्लाउड के ऊपर अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर दें, AWS क्लाउड पे आप डेटा को ट्रांसफ़र कर दें,
आप देख रहे हैं कि भाई मैं रिड्यूस, तो मेरे पास रिस्क बहुत ज़्यादा आते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेरे पास अटैकर्स अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उसको मैनेज करने के लिए सिंपल ये काम करता हूँ कि AWS क्लाउड के ऊपर जो है अपनी डेटा को शिफ्ट करना शुरू कर दूंगा, ताकि सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो AWS क्लाउड की ओर चली जाए। क्योंकि AWS क्लाउड या कोई भी क्लाउड सर्विस, AWS है या Azure है या गूगल क्लाउड है, ये सारे के सारे आपको सिक्योरिटी खुद प्रोवाइड करते हैं। इसमें आप लोगों की कोई काम नहीं होता कि आप जो है सिक्योरिटी को जो है चेक करें, आपको ने खाली इनकी सर्विसेज लेनी होती है और उसको यूज़ करना होता है। तो दिस इज़ द रिस्क रिडक्शन, और इसको ये बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमनली वे है कि हमने जो भी थ्रेट एक्टर से बचने के लिए और थ्रेट से वगैरह से बचने के लिए। अच्छा, रिस्क ट्रांसफर सम और ऑल द रिस्क इज ट्रांसफर बाय विलिंग थर्ड पार्टी सच एज इंश्योरेंस कंपनी। आप सारे का सारा रिस्क आप ट्रांसफर करते हैं भाई, देखें मैंने ट्रांसफर कर दिया कि भाई हर चीज़ की मैंने इंश्योरेंस करवा दी। यहाँ पे जो उसने एग्जांपल दी है वो भी यही दी है कि मैं रिस्क को टोटली ट्रांसफर कर देता हूँ किसी और के ऊपर। मतलब अगर मेरी गाड़ी है, मैंने गाड़ी की इंश्योरेंस करवा लिया, मेरी गाड़ी को डैमेज होता है या कहीं से आके कोई टक्कर लगती है या एक्सीडेंट होता है, तो सारे का सारा क्लेम जो है वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो मुझे प्रोवाइड करेगी, और मेरे ऊपर उसका कोई भी बर्डन नहीं आएगा। तो मैं अपने सारे के सारे रिस्क जो है वो ट्रांसफ़र कर देता हूँ कि किसी भी दूसरी कंपनी के ऊपर। मैं किसी कंपनी को हायर कर लेता हूँ कि जैसे मैंने AWS की बात की है कि जी मैं सारे के सारे रिस्क जो है उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देता हूँ कि भाई मेरा सारे का सारा सिस्टम अब तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझको मेरा सिस्टम जो है सही हालत में चाहिए। और फिर ये इनकी जिम्मेदारी होती है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी की उसने यहाँ पे मिसाल दी है। तो ये हमारे पास जो है रिस्क एक्सेप्टेंस है, अवॉइडेंस है, रिडक्शन है और रिस्क ट्रांसफर। जी जी, रिस्क ट्रांसफर इज काइंड ऑफ अ बैकअप भी आप इसको कह सकते हैं। मगर रिस्क ट्रांसफर ठीक है, आप बैक हाँ, एक सिनेरियो में आप कह सकते हैं कि आप बैकअप ले लें, मगर ऐसा जो है वो बैकअप नहीं होता है। बैकअप तो हमने हर चीज़ का रखा होता है, मगर किसी भी मामले में अगर आपके ऊपर बैकअप के ऊपर भी अटैक हो जाए, मोस्टली हम लोग बैकअप को ऑनलाइन नहीं रखते हैं, ऑफलाइन ही रखते हैं। तो दैट मीन कि ये रिस्क ट्रांसफर इज ठीक है, इस टाइप ऑफ अ बैकअप। थ्रेट वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क कंटिन्यूज कॉमन नेटवर्क सिक्योरिटी टर्म्स। काउंटर मेजर, ठीक है ना, काउंटर मेजर आप क्या कर रहे हैं, ये नाम से जो है इसके वर्ड से पता लग रहा है कि जी व्हाट इज अ काउंटर मेजर। एक्शन टेकन टू प्रोटेक्ट एसेट बाय मिटिगेटिंग अ थ्रेट और रिड्यूसिंग थ्रेट। ठीक हो गया, इसमें हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इम्पैक्ट द पोटेंशियल डैमेज टू द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉज्ड बाय द थ्रेट। इम्पैक्ट क्या होता है भाई, जो भी आपके ऊपर जो अटैक हुआ है और उसके बाद आपके ऊपर जो डैमेजेस हुए हैं वो क्या क्या है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा आपके ऊपर। मतलब आपका जो सिस्टम के ऊपर हैक किया गया या अटैक किया गया, उसके बाद आपने अपने आप को, अपने सिस्टम को देखना है कि जी मुझे इसका इम्पैक्ट क्या है, कि मेरी डेटा में जो है क्लाइंट्स जो हैं वो बिल्कुल ही जो है अभी मेरा सिस्टम डाउन कर दिया गया है या बिल्कुल ख़राब हो गया, मुझको उसके बाद कितने दिन लगेंगे, कितना टाइम लगेगा इसको दोबारा से सब कुछ को रिज्यूम करने के लिए और सब चीज़ों को दोबारा से ऑन करने के लिए। दीज आर कॉल्ड द इम्पैक्ट्स, ठीक है। थ्रेट हैकर्स वर्सेस थ्रेट एक्टर्स। हैकर एंड थ्रेट एक्टर्स कॉमनली आर द बोथ आर द सेम टर्म्स, इनमें कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हैकर इज कॉमन टर्म यूज्ड बाय द यूज्ड टू डिस्क्राइब अ थ्रेट एक्टर, ठीक है। हम यहाँ थ्रेट एक्टर बोल रहे हैं, मगर हम अपनी डेली लाइफ में या वैसे हम जब बात करते हैं तो हम हैकर बोलते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के मतलब सेम है। थ्रेट एक्टर बोल लें उसको या हैकर बोल लें। हैकर हैज अ वैरायटी ऑफ मीनिंग्स दैट आर एज फॉलोज, ठीक है। अ क्लेवर प्रोग्रामर, कोई भी एक अच्छा प्रोग्रामर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोग्राम्स, ठीक है। कोई भी बंदा जो है जो कि कैपेबल है, उसको पाइथन आती है, कोई लैंग्वेज आती है, कोई भी स्क्रिप्ट लिखने आते हैं उसको, और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं जिसको ठीक ठाक कमांड होती है प्रोग्रामिंग कर प्रोग्रामर्स को, और वो खुद जो है अपने नए नए कोड जनरेट करते हैं। देखें हैकिंग में हमारे पास जो है ये बड़ी छोटी सी वो है, कहते हैं कि हैकर की उम्र बहुत कम होती है। हैकर की उम्र इस वजह से कम होती है कि कंटिन्यूस स्टडी है। आज जो हैक परफॉर्म हुआ है वो हो सकता है कि वो 2 दिन बाद वो हैक परफॉर्म ना हो, क्योंकि वो आगे जो आपके पास कंपनीज बैठी हैं वो भी इतनी इंटेलिजेंट हैं, वो भी लाजमी उन्होंने भी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जी हमारी चीज़ों को जो लोग आके डिस्टर्ब करें और हमारी जो है सर्विसेज बैठ जाएं। जैसे फेसबुक है, जैसे आपके पास गूगल की सर्विसेज हैं, जैसे इंस्टाग्राम है वगैरह वगैरह, इस तरह से आपके पास याहू की है, माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज है। तो ये भी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं कि ये भी नहीं चाहती हैं कि भाई कोई भी बंदा आए और जो है वो हमारे सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट करे और उसको डाउन करे, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लॉस का हो जाएगा।
तो ये क्लेवर प्रोग्रामर जो होते हैं ये अपने कोड्स लिखते हैं, मतलब ये किसी के बने बनाए कोड्स के ऊपर रिलाय नहीं करते हैं। ये अपने ही कोड्स लिखेंगे, नए नए सिस्टम्स को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद देखेंगे कि हाँ भाई कैसे मिटिगेशन हो सकती है, कैसे इसके अंदर हम लोग जो है पेनिट्रेट कर सकते हैं। उसके बाद वो खुद अपना कोड लिखता है, ना कि बने बनाए टूल्स। अब बड़े बनाए टूल्स एंड मैप है, काली लिनक्स इज़ अ वेरी बिग ऑपरेटिंग सिस्टम, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे बने बनाए टूल्स पड़े हुए हैं जिनको आप यूज़ करते हुए जो है वायरलेस को हैक कर सकते हैं, और इसी तरीके से बाकी सारे काम कर सकते हैं। वायरलेस के पासवर्ड्स को हैक कर सकते हैं और बाकी इस तरह के काम कर सकते हैं। तो हैकर के लिए कहते हैं, इसी वजह से हैकर के लिए बोला जाता है कि हैकर की उम्र बड़ी जो है वो कम होती है, क्योंकि आज जो चीज़ मैंने पेनिट्रेट की है किसी के सिस्टम के अंदर वो तो एक पब्लिकली हो गई। अब वो उस पब्लिक होने के बाद जो है वो चली जाती है, लोग उसके ऊपर फोरेंसिक कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं कि भाई इसने क्या डैमेजेस किए हैं हमको, और उसके ऊपर काउंटर मेजर करके उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो फिर अगली दफ़ा जब उस हैकर ने कोई भी काम करना है तो उसको एक नया कोड दोबारा से लिखना पड़ेगा और नई चीज़ दोबारा से ढूंढनी पड़ेगी। तो क्लेवर हैकर जो है वो हमेशा एक जो है वो प्रोग्राम लिखता है और ख़ुद ही प्रोग्राम लिखता है, और फिर उसी प्रोग्राम के ज़रिए जो है वो हैक करने की कोशिश करता है। और ये बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है, क्योंकि जब भी आप कोई नया प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो किसी को नहीं पता होता कि आपके इंटेंशंस क्या हैं, आप किस तरह से चल रहे हो, वो उसके अंदर कोड्स किस किस्म के लिखे गए हैं और वो क्या काम करेगा। और जब वो अटैक किया जाएगा लाजमी वो एक नई चीज़ होगी, तो नई चीज़ होगी तो किसी को भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा। तो अगर अटैक उस वक्त परफॉर्म हो रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा क्लेवर लाजमी से, जैसे उन्होंने यहाँ पे क्लेवर का वर्ड यूज़ किया हुआ है। अगर कोई बना बनाया टूल ही यूज़ कर रहे हो तो बने बनाए टूल्स का ऑलरेडी उनको पता होता है कि भाई ये टूल ये काम करता है और उसके ऊपर उन्होंने प्रोटेक्शंस लगाई होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो टूल जो है वो काम नहीं करते हैं। मगर अपने आप सिस्टम के ऊपर जो है काली लिनक्स को इंस्टॉल करके अगर वीएम उसका क्रिएट करते हैं तो उसमें बहुत सारे टूल्स इस तरह के मौजूद हैं, वो आप अपने लोकल सिस्टम के ऊपर जो है ना वो करके देख सकते हैं, उनको टेस्ट करके देख सकते हैं, जिससे आप लोगों की नॉलेज काफ़ी बढ़ जाएगी। Second one, a network professional that uses sophisticated network programming skill to ensure the network are not vulnerable to attacks। ठीक है, अब नेटवर्क में आप लोग CCNA पढ़ते हैं। नेटवर्क में आप जो नेटवर्किंग के कंपोनेंट्स हैं या नेटवर्क प्रोफेशनल है, आजकल जो टर्म चल रही है वो हम जा रहे हैं ऑटोमेशन की तरफ। अब नेटवर्क वो नेटवर्क नहीं रहा जिसको मैनुअली जो है हमें हर नेटवर्क जाना पड़ता था और उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता था। अब हम पाइथन के अंदर इसको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इसके कोड्स लिखते हैं, पाइथन में लिखते हैं, जेसन में लिखते हैं, XML में लिखते हैं, फिर यांग डाटा मॉडल आ गया, फिर नेटकॉन्फ आ गया, फिर रस्टकॉन्फ आ गया, फिर APIs आ गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमें अभी ऑटोमेशन की तरफ लेके जा रही हैं। अभी आगे का दौर जो है वो सारा नेटवर्क ऑटोमेशन का है। अब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की एक पोस्ट आया करती थी जिसमें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो हमारे विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम को, विंडोज़ के सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम को देखता था, उसमें पैचेस इंस्टॉल करता था वगैरह वगैरह, इस तरह से चीज़ें वो करता था। मगर वो पोस्ट ख़त्म कर दी गई है। अब उसके आगे उसमें जो है वो सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, उसमें शेफ आ गया है, पपेट आ गया है, एंसिबल आ गया है, इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो कि ये सारे के सारे काम आपके लिए परफॉर्म करते हैं। And the third one is an individual who run program to prevent or corrupt data on server। ठीक है, कोई भी एक बंदा है आप अपने सिस्टम को, लेट सपोज आप लोग सारे CEO पढ़ रहे हैं साइबर ऑप्स एसोसिएट, जिसके अंदर आप लोगों ने अटैक्स वगैरह देखने हो, तो आप अपने ही सिस्टम के ऊपर अटैक करके देख लें, अपने सिस्टम ही को बंद कर लें। स्पूफिंग अटैक, आप DHCP का स्पूफिंग अटैक चला के देख सकते हैं कि जी मैं अपने ही राउटर को पे इतना डेटा भेज देता हूँ कि मैं अपने राउटर को बंद करता हूँ। तो आप अपने ही सिस्टम पे जो है वो करके और चीज़ों को करप्ट करके वगैरह वगैरह जो है वो देख सकते हैं। इंडिविजुअल अटैक जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा, इसके लिए जो है या तो वो एडमिनिस्ट्रेटर का हिस्सा हो, उसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं ज़्यादातर, या उसको वो फिर ये अटैक करते हैं। मगर जब ये अटैकिंग की जाती है तो ये एक बंदे का काम नहीं होता है, एक टीम वर्क होता है। टाइप्स ऑफ हैकर, अभी हमारे पास आ जाता है कि भाई टाइप ऑफ हैकर्स कितने हैं। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ हैकर, एक वाइट हैट हैकर होते हैं, ग्रे हैट हैकर होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। ये 3 टर्म्स यूज़ की जाती हैं और इसके 3 टर्म्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, सो वाइट हैट हैकर्स क्या होते हैं, देखें ये होते तीनों सारे ही हैकर्स हैं। मतलब एक अच्छा हैकर है, एक दरमियाना हैकर है और एक बहुत बुरा हैकर है। अच्छा हैकर है हमारे पास वाइट हैट हैकर। वाइट हैट हैकर क्या हुआ है
कि लेट सपोज कि उसने आपके घर में जो है रात को घंटी बजी 12 1 बजे के करीब, और एक बंदा बाहर खड़ा था, उसने बोला यार ये आपकी खिड़की खुली रह गई है, खिड़की खुली रह गई, इसको बंद कर दो। इज अ वाइट हैट हैकर, ठीक है ना। ये वाइट हैट हैकर मतलब कि वो पेनिट्रेट कर चुका है, उसने देख लिया है, उसने वर्नेबिलिटी ढूंढ ली है, सब कुछ कर लिया है, मगर उसने जो है आपको इतला दे दी है कि भाई तुम्हारा ये वर्नेबल है, तो यहाँ से कोई भी घुस जाएगा, तुम इसको बंद कर दो, ठीक है। तो दैट इज अ वाइट हैट हैकर। वाइट हैट हैकर्स आर एथिकल हैकर्स, जिसको हम सीईएच, जिसके लिए ऊपर एक कोर्स होता है सीईएच, सर्टिफाइड एथिकल हैकर्स, uses their programming skills for good ethical and legal purposes। जो कि जो है अच्छा, अब ये जो है वाइट हैट हैकर जो है ये हर कंपनी जो हायर करती है। अब आपके पास जितने भी बैंक्स हैं ना, उनके उसके पास अपने हैकर्स मौजूद होते हैं, और उन हैकर्स का अपना काम क्या होता है कि अपने ही सिस्टम को हैक करते रहते हैं वो। अब जैसे लेट सपोज एमसीबी है या अल्फला बैंक है या कोई और बैंक है, वो उसने प्रोफेशनल हैकर्स हायर किए होते हैं जो कि सर्टिफाइड एथिकल हैकर्स होते हैं। उनके लिए उन्होंने रखा हुआ होता है, उनके लिए उन्होंने रखा हुआ ये चीज़ें होती हैं कि अच्छा मैं कहाँ पे था, वाइट हैट हैकर पे था। उनका उनका जो ये वाइट हैट हैकर है, जो कि बैंक वगैरह में मैंने आपको बताया एथिकल हैकर्स होते हैं, तो उनका काम क्या होता है कि अपने ही सिस्टम को हैक करते रहें, देखते रहें कि कौन सी वर्नेबिलिटी वहाँ में मुझे मुझे नज़र आ रही है। अब जैसी वर्नेबिलिटी उनको की नज़र आती है कि हाँ भाई यहाँ से कोई बंदा पेनिट्रेट कर सकता है या हमारे सिस्टम के अंदर एंटर हो सकता है, तो फिर वो अपने प्रोग्रामर्स को या अपने आईटी डिपार्टमेंट को उसकी खबर देते हैं, उसकी बताते हैं कि भाई ये जो है वर्नेबिलिटी हमने फाइंड आउट की है, इसको आप लोग अपनी तरफ से सिक्योर करें। फिर वो लोग देखते हैं, आईटी डिपार्टमेंट सारा देखता है कि इसको कैसे हैक करना है, ठीक है, उस हैक करने के उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, सॉरी, उसको प्रोटेक्ट करते हैं और फिर उसको सिक्योर करते हैं। तो दिस इज अ गुड टाइप ऑफ अ हैकर, ठीक है ना। ये गुड हैकर्स होते हैं, वाइट हैट हैकर, इसी वजह से इनको नाम दिया गया कि वाइट हैट हैकर्स। एक अच्छे हैकर्स होते हैं जो डैमेजेस नहीं पहुंचाते। देन हमारे पास द सेकंड कैटेगरी इज द ग्रे हैट हैकर्स। ग्रे हैट हैकर्स आर इंडिविजुअल हु कमिट क्राइम्स एंड अनएथिकल थिंग्स बट नॉट फॉर द पर्सनल गेन और टू कॉज डैमेज, ठीक है। ये करते हैकिंग ही हैं, ठीक है, क्राइम्स करते हैं, हैकिंग करते हैं, अनएथिकल थिंग्स करते हैं, मगर अपने लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं करते हैं। देखें, ये हम इंडिया को अटैक करते रहते हैं, इंडिया हमारे पर अटैक करता रहता है, कभी उसने हमारी कोई साइट बंद की होती है, कभी हमने उसकी कोई साइट बंद की होती है, ये एक चीज़ें चलती हैं। तो ये कोई अपने, वो जो हैकर बैठा हुआ है वो एक स्टेट लेवल का हैकर है और स्टेट के लिए काम कर रहा है या किसी और उसके लिए काम कर रहा है, मतलब अपने पर्सनल उसने उसको ही इंटरेस्ट नहीं है उसका, मतलब पर्सनली वो कुछ डैमेज करना नहीं चाह रहा है, पर्सनली वो कोई काम नहीं करना चाह रहा है। उसको एक हमारी कंपनी लोगों ने हायर किया हुआ है, हमारे कंपनीज ने हायर किया हुआ है। अब्दुल्ला चाहे तो दे, अब्दुल्ला सूख गया। तो ये जो है हैकर्स इस तरह से होते हैं, ठीक है, ग्रे हैट। अब ब्लैक हैट हैकर जो है ये बिल्कुल ही वो जिसको हम बोलते हैं अनएथिकल हैकर्स हैं, जिनका काम ही होता है कि भाई जैसे रैंसमवेयर की मैंने आपसे बात की थी, ये ब्लैक हैट हैकर्स था, रशिया से ये लॉन्च हुआ था, हैक लॉन्च हुआ था एक सॉफ्टवेयर, खासकर इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। जो लड़के जो है, जो स्टूडेंट जो है, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर आईडीएम के नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, वो इंस्टॉल करते थे अपने सिस्टम के अंदर। और आईडीएम जो है वो ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग का बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, यूट्यूब से और बाकी सारी चीज़ों से जो है हम डाउनलोडिंग करते हैं आईडीएम के ज़रिए। आईडीएम, इन्होंने आईडीएम के अंदर पंच किए थे ये हैकर, ये जो फाइल थी, और वो क्या करती थी कि आपके सारे के सारे डेटा को जो है वो करप्ट करके इनक्रप्टेड फॉर्म में कर देती थी। इनक्रप्ट आप लोगों को पता होगा कि वो अनरीडेबल फॉर्म होती है, और जब आप किसी फाइल को खोलने के लिए डबल क्लिक करते थे तो वो फिर आपको मैसेज दे देता था कि भाई इस बंदे से कॉन्टेक्ट करें, इसको इतने पैसे दें, और फिर वो जो है आपका डेटा जो है वो रिलीज़ किया जाएगा। तो ये सारे के सारी हरकतें जो करते हैं ब्लैक हैट हैकर्स करते हैं, जो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किए जाते हैं। डार्क वेब पे आप अगर चले जाएँ, डार्क वेब पे आप चले जाएँ तो वहाँ पे आपको बड़ा कुछ मिल जाएगा। फेसबुक के अगर किसी से पासवर्ड आपने किसी का क्रैक करवाना है तो वहाँ पे अच्छा ये मैं $500 तकरीबन वो मांगते हैं, और उसको आप उसका आईडी दे दें तो आपको पासवर्ड उसकी डिटेल मिटेल निकाल के दे देगा। मगर ये डार्क वेब के ऊपर ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे डार्क वेब पे सारे के सारे जो है ब्लैक हैट हैकर्स ही बैठे होते हैं। तो ये तीन हमारे पास, दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ द ब्लैक हैकर्स, वाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स और ग्रे हैट हैकर्स। ये तीन का टाइप्स होती हैं हैकर्स के।
The term threat actor is used when referring to the individual or group that can be used to be classified as a grey hat or black hat, grey और black hat hackers, ठीक है ना। थ्रेट एक्टर जो है ना, जब हम थ्रेट एक्टर की बात करेंगे तो ये जो वर्ड है ये वाइट हैट हैकर्स के लिए यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। ये जो है वो क्योंकि एक अच्छा बंदा है जिसने आपको आपके घर की इतला दे दी कि भाई दरवाज़ा बंद कर लो, तो ये आपके पास ब्लैक हैट हैकर्स और ग्रे हैट हैकर्स के लिए टर्म यूज़ की जाती है, वाइट हैट हैकर्स के लिए ये टर्म यूज़ नहीं की जाती। उसके लिए हम लोग इथिकल हैकर की टर्म यूज़ करते हैं कि वो इथिकल हैकर है। एवोल्यूशन थोड़ी सी हिस्ट्री पड़ी हुई है कि भाई क्या नाम है, हैकिंग कहाँ से शुरू हुई और किस तरह से होना शुरू हुई। 1960 में जो है ना ये फर्स्ट टाइम हैकिंग का कॉन्सेप्ट आया विद फ़ोन फ्रीकिंग, ठीक है। ये फ़ोन उस वक्त हमारे पास टेलीफोन लाइंस होती थी। अगर जिन बच्चों ने आप में से जितने जो है पुराने कभी यूज़ किए हुए हैं जिसमें हम लोग फ़ोन की लाइन को जो है अपने मोडेम के साथ जो है लैपटॉप में या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते थे और फिर वो कुछ अजीब गरीब आवाज़ें निकाल के एक नंबर डायल करते थे, अजीब गरीब आवाज़ें निकालता था और फिर वो नेट के साथ कनेक्ट हो जाता था और फिर हमारे पास हमारा फ़ोन बिजी हो जाता था, ठीक है ना। डीएसएल आने से पहले हमारे पास ये वाला जो है मोडेम हुआ करता था, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता था। विद फ़ोन फ्रीकिंग विच रिफर्स टू यूजिंग वेरियस ऑडियो फ्रीक्वेंसीज टू मैनिपुलेट फ़ोन सिस्टम। लाजमी आपने जो एक फ़ोन के ऊपर तो फ्रिक्वेंसीज चल रही होती हैं, ये आपके पास एक फ्रिक्वेंसी के अंदर डेटा आ रहा है, वॉइस आ रही है, तो उसको में आप बहुत सारी अगर फ्रिक्वेंसीज और डाल देंगे तो फिर वो जो है वो आपका जो है सिस्टम जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं। इन द अर्ली 1960s थ्रेट एक्टर्स रियलाइज दैट बाय मिमिकिंग अ टोन बाय यूजिंग अ व्हिसल दैट, अच्छा ये मैंने भी यूज़ किया हुआ है। अब आप लोगों में से मुझे नहीं पता कि आप में से कितने की उम्रें कितनी हैं, तो वो बाद में देख लेंगे। तो हमारे पास जब भी पहले वो घुमाने वाले फ़ोन आते थे ना, डायल वाले, अब डायल वाले फ़ोन आते थे जिससे वो पूरा एक डायल होता था, ज़ीरो को नीचे से घुमाना शुरू करते थे, ऊपर तक लेके आते थे, फिर छोड़ देते थे, फिर वो डायल जो है वो पूरा नीचे की तरफ जाता था। उसकी एक बड़ी अच्छी हैक आई थी। उसके बाद जब हम रिसीवर रख देते हैं और रिसीवर रखने के बाद जो बटन उसका जो बंद हो जाता है, उसकी अगर आप टैप करते थे ना तेज़ी से 4 दफ़ा तो 4 मिल जाता था, फिर अगर तेज़ी से 3 प्रेस करते तो 3 डायल हो जाता था। 4 अगर किसी ने लॉक भी किया होता था ना तो हम वो उस वक्त ये होता था ज़माने में कि उस डायल के ऊपर ना जो है ताला लगा दिया जाता था। बुजुर्ग जो है ना उसके ऊपर ताला लगा देते थे डायल के ऊपर, ताकि वो नीचे जाए नहीं, ऊपर की तरफ जाए, सॉरी ऊपर की तरफ जाए नहीं। तो फिर हम ये करते थे कि जो ये वो उसके जो क्या कहते हैं रिंग, वो क्या उसको बोलते हैं, हैंग करने के लिए जो एक बटन होता है, तो उस बटन को जो है तेजी तेजी से प्रेस करते थे और इसी से जो है वो नंबर जो है वो डायल हो जाता था। तो इस तरह की फिर इन्होंने विसल भी एक इजाद की। उन्होंने देखा कि अभी अगर कोई हम इस तरह की विसल निकालें और इस तरह की विसल प्रोड्यूस करें तो भी हम किसी तरह का कोई काम कर सकते हैं। इन द मिड 1980s थ्रेट एक्टर्स रोड वॉर डायलिंग प्रोग्राम विच डील्स ईच टेलीफोन नंबर इन गिवन एरिया इन सर्च ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है ना। एक वॉर डायलिंग के नाम से इन्होंने जो है वो एक प्रोग्राम निकाला जो क्या काम करता था कि आपके टेलीफोन लाइन्स को सर्च करता था, क्योंकि उस वक्त जो है ना ये सारे का सारा डीएसएल का वजूद नहीं था उस वक्त, और सारी के सारा काम आपका जो है ये आपके टेलीफोन लाइंस के ऊपर आपका इंटरनेट उस वक्त बेस होता था। तो उन्होंने उस वक्त जो है ये और टेलीफोन लाइंस से ही आपके मोडेम्स कनेक्टेड होते थे और इसी से आपका डेटा जो है वो जा रहा होता था, जिसके साथ एक मोडेम लगा होता था। मोडेम होता है मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। जो पुराने बच्चे होंगे उन्होंने देखा होगा, नहीं तो आप जाके खाली सर्च कर लें मोडेम और ये डायल वाला जो टेलीफोन है तो आपको नज़र आ जाएगा कि मैं कह रहा हूँ। मैंने फोन नंबर फाउंड पासवर्ड क्रैकिंग प्रोग्राम यूज टू गिव गेन एक्सेस, ठीक है ना। पासवर्ड क्रैकिंग के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। आप चले जाएं अपना काली लिनक्स के अंदर आपको बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स मिल जाएंगे जो कि पासवर्ड क्रैकिंग का काम करते हैं। तो जब एक्सेस मिल जाएगा लाजमी, तो फिर एक दफ़ा जब आपको नेटवर्क के अंदर का एक्सेस मिल गया तो आप वहाँ पासवर्ड क्रैकिंग का प्रोग्राम डालें या फिर आप कोई भी फॉर्मेट का प्रोग्राम डालें या आप डिलीट का प्रोग्राम जो है इंसर्ट करें, कुछ भी आप इंसर्ट करेंगे तो फिर वो एक्सेस गेन कर सकते हैं। फिर आपने जो भी वर्नरेबिलिटी अब एक दफ़ा मिल गई है आपको तो आप इसके अंदर कुछ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा आप ये जो है ये अच्छा ये जो चीज़ें हैं ना ये बड़ी ज़रूरी होती हैं, और ये जो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है एज फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, कि अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। किधर गया? हाँ, ये था।
सो टाइप्स ऑफ थ्रेट एक्टर, स्क्रिप्ट किडीज। किडीज मैंने जो नाम याद आ रहा है, किडीज से आपको मतलब है कि जैसे नए नए बच्चे हैं और वो जो है नई नई उन्होंने हैकिंग सीखी है, खुद वो उनको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, मगर वो किसी के बने बनाए जो है वो प्रोग्राम्स जो हैं वो उठा लेते हैं और उससे जो है वो खाली ये काम करते हैं कि जी देखें ये काम क्या करता है, और उसको जो है लोग यूज़ करते हुए जो है वो हैक करने की कोशिश करते हैं। तो उसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये बच्चे होते हैं जो कि नए नए होते हैं। इट इज रिफर टू टीनेजर्स और इनएक्सपीरियंस थ्रेट एक्टर्स। ठीक है, होते थ्रेट एक्टर्स और हैकर भी हैं, रनिंग एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट्स एंड टूल्स। मैंने तो बता दिया कि जी जो लोग जो हैं जो कि बने बनाए पहले से ही बने हुए हैं, स्क्रिप्ट्स बने हुए हैं, टूल्स बने हुए हैं एंड एक्सप्लॉइट बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है, उसको यूज़ करते हैं टू कॉज हार्म बट टिपिकली नॉट फॉर प्रॉफिट। तो वो जो है ज़्यादातर जो है, अब देखेंगे कि भाई मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे स्कूल का जो है वो पिछले दिनों जब कोविड हुआ, कोविड में स्कूल बंद थे, तो ये हैकिंग और ये सिक्योरिटी जो है एकदम बहुत ज़्यादा बूम पे आ गई थी। इस जो आप लोग अभी पढ़ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी का जो कोर्स पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जो है इसकी डिमांड आ गई है मार्केट के अंदर, क्योंकि सारे सिस्टम जो है एकदम में ऑनलाइन जाना शुरू हो गए थे। और जब ऑनलाइन चीज़ें जाएंगी तो उतना ही आपको थ्रेट भी आएगा, लोग थ्रेट्स भी देंगे और थ्रेट और हैकर भी एक्टिवेट होगा कि भाई अब तो ये कमाने का सीज़न आ गया है, अब जितना भी ये, क्योंकि अब तो सारी की पूरी दुनिया ही ऑनलाइन बैठी हुई पढ़ रही है। तो इसमें स्क्रिप्ट किडीज क्या करते थे काम, तो वो ये काम करते थे कि भाई हमारी क्लासेस ना हो, हमारे जो है वो जूम पे लेक्चर्स ना हो, तो ऐसा किया जाए कि किसी तरीके से अपने स्कूल का सिस्टम बिठा दिया जाए या कुछ इस तरह से किया जाए कि आज क्लास ना हो। मतलब आप लोग जो भी, वो बच्चे जो है जो भी काम कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं कि भाई उठा लेते हैं, कोई बने बनाए टूल्स उठा लेते हैं, और उठाने के बाद जो है वो अपने स्कूल को हार्म करने की कोशिश की, उन्होंने उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश की। मगर उनका काम ये नहीं होता, उनकी इंटेंशन ये नहीं होती कि हमने पैसे लेने हैं या कुछ, उनकी इंटेंशन यही होंगी ना। अब स्टूडेंट की इंटेंशन क्या होगी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, भाई क्लास ना हो, किसी ना किसी तरीके से जो है उसको डाउन कर दिया जाए या किसी तरीके से जो है उसके ऊपर कुछ इस तरह से कर दिया जाए। तो वो जो है फिर काली लिनक्स में इस तरह के मैंने आपको बताया, काली लिनक्स है, सिक्योरिटी अनियन है, और बहुत सारे विंडोज़। ज़्यादातर हैकिंग जो है आपकी काली लिनक्स के अंदर ही की जाती है और सिक्योरिटी अनियन के अंदर ही की जाती है। तो वो यूज़ कर, जिसको थोड़ी बहुत आती होगी वो थोड़ी बहुत टूल्स को यूज़ करके तो ये यूज़ करते हैं। तो स्क्रिप्ट किडीज, और इसीलिए हम लोग जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये सजेस्ट भी करते हैं बच्चों के कि जो डोंट बी अ स्क्रिप्ट किडी। हाँ, ये रिकमेंडेड फिर भी मैं आप लोगों को करूँगा कि आप इन चीज़ों टूल्स को पढ़ें, काली लिनक्स इंस्टॉल करें और इनको पढ़ें और इनको देखें कि अटैक हो किस तरह से रहा है। मगर अटैक करने के लिए बाहर मत जाएं, मतलब अपने लोकल एरिया से बाहर मत निकलें, अपने घर के ही एरिया में रहें, बाहर ना जाएं। मतलब कि आप किसी के नेटवर्क को टारगेट करना चाह रहे हैं, वो मैं उसकी उसकी रिकमेंडेशन नहीं है, मगर अपने ही सिस्टम को टारगेट करें, अपने भाई के साथ सिस्टम को या एक साथ अपना कोई और सिस्टम रख लें, उसको टारगेट करने की कोशिश करें। Second thing is vulnerability brokers. Is referred to the grey hat hackers who attempt to discover, exploit and report them to vendors for price or reward. अब ये vulnerability brokers क्या होते हैं भाई, ये भी हैं तो एक टाइप है ग्रे हैट हैकर्स की। मगर ये क्या काम करते हैं कि हाँ भाई मैंने एक हैक ढूंढा, मैं उस कंपनी के पास चला गया कि भाई मैं तुम्हारे सिस्टम में घुस सकता हूँ और ये मैंने ढूंढ लिया है वर्नेबिलिटी, यहाँ से जो है तुम्हारी जो है वीकनेस है, सिस्टम के अंदर वीकनेस है, मैं इसके अंदर एंटर हो सकता हूँ, अब तुमने मुझको क्या क्या नाम है, अब वो इस चक्कर में होता है कि भाई मैंने उसको इतना कुछ बताया तो ये मुझको प्राइस दे दे, कोई रिवॉर्ड दे दे, कोई भी प्राइस या रिवॉर्ड आपको दे देगा वो कि जी आपने ये मेरे सिस्टम को वर्नेबिलिटी उसमें ढूंढी है, तो देता है दे, नहीं देता है नहीं दे। और फिर बाद में हाँ अगर नहीं देगा रिवॉर्ड तो फिर वो ब्रोकर, ये जो बंदा है ग्रे हैट हैकर है, फिर वो अपनी गुस्सा तो निकालेगा फिर, क्योंकि उसको पता तो है कि घुसने का तरीका किधर से, फिर वो जाएगा अपने बैठ के फिर वो गुस्सा निकालेगा। तो इस वजह से वर्नेबिलिटी ब्रोकर अगर कभी आपके पास आ जाए कि जी मैंने आपके सिस्टम में ये हैकर ये चीज़ ढूंढी है, तो उसको खुश करके भेज देना चाहिए, ना कि उसको नाराज करके भेज दें। हैक्टिविस्ट, next thing is hacktivist is referred to a grey hat hackers who rely on protest against different political and social ideas। ये hacktivist होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ओबामा बोल रहा हूँ, कौन था ये पुराना प्रेसिडेंट यहाँ का, क्या है नाम भूल गई मैं, कोई बता सकता है पुराना प्रेसिडेंट इससे पहले कौन था? ट्रम्प। हाँ, ट्रम्प के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा फेसबुक पे और सोशल मीडिया के ऊपर ये हैक्टिविस्ट ने जो है ना सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत ज़्यादा वो कैंपेन चलाई थी
कैंपेन चलाई थी जिसकी की वजह से जो है वो कहते हैं कि उसके लिए इतनी कैंपेन चलाई गई है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके बाद जो है वो हिलरी क्लिंटन को जो है उसने हराया और फिर वो प्रेसिडेंट बना। तो ये एक्टिविस्ट ये काम करते हैं, ठीक है ना, किसी भी पॉलिटिकल एंड सोशल आइडिया को जो है वो प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। साइबर क्राइम क्रिमिनल्स, इट्स रिफर्स द ब्लैक हैट हैकर्स हु आर आइदर सेल्फ एम्प्लॉयड और वर्किंग फॉर अ लार्ज क्रिमिनल क्राइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, साइबर क्रिमिनल्स, क्रिमिनल का वर्ड जहाँ पे आ गया तो उसका मतलब ये है कि भाई ये तो क्रिमिनल है ना सीधे सीधे। और ब्लैक हैट हैकर का भी जहाँ पे वर्ड आ जाता है तो उसका मकसद ये होता है कि भाई ये फिर कोई अच्छे काम नहीं कर रहा, या तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं और या फिर किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर रहे होते हैं, जो कि चाह रहे होते हैं कि हाँ भाई कोई कहीं ना कहीं से कहीं ना कुछ निकाल के ले आएँ और उसके अगेंस्ट कोई ना कहीं मनी डिमांड की जाए या डेटा को उनको डैमेज किया जाए या फिर अपने आप को जो है वो रिपोर्ट किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान की अगर कोई वेबसाइट बंद होती है या इंडिया की वेबसाइट बंद होती है तो हमसे पैसे डिमांड नहीं किए जाते, मगर वो सोशल मीडिया पर पब्लिश कर दिया जाता है कि जी हमने इनके साथ ये कर दिया है, हमने उनके साथ वो कर दिया। और इसी तरह से बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी इसी तरीके से करती हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड, अब यही बात जो मैं आपने थोड़ी देर पहले की है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड में आता है कि स्टेट ने उनको स्पॉन्सर किया हुआ है। State sponsors are threat actor which steal government secrets, gather intelligence and sabotage network for foreign governments, terrorist groups and corporations। स्टेट हैकर्स जो हैं वो स्टेट हैकर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट्स के डेटा को जो है हैक करने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट के सीक्रेट्स को निकालते हैं और फिर उनके इंटेलिजेंस को निकालते हैं, फिर उनको उनके जो है नेटवर्क को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़ी बिग एग्जांपल मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ईरान की गवर्नमेंट की दी थी। स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स होते हैं, वो सारा स्टेट उनको स्पॉन्सर कर रहा होता है, पैसे दे रहा होता है, उनको तनख्वाहें दे रहा होता है और वो बैठ के जो है, और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर भी क्लेवर प्रोग्रामर्स होते हैं, ये छोटे मोटे वो नहीं होते, बाकायदा ये सर्टिफाइड इथिकल हैकर का को वो होते हैं और फिर बाद में ये स्टेट लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोल रहा हूँ तो कि आप लोगों को ये, क्योंकि अक्सर ये आता है कि भाई एक्टिविस्ट कौन होते हैं और स्क्रिप्ट किडीज कौन होते हैं और ब्रोकर्स कौन हैं, तो ये अक्सर मैंने देखा है कि ये जो पेपर में जो है इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से एक आध क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि भाई ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ तक ये दफ़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। Then what is the system admin job in future? I am responsibility would be assigned. I mean, क्या कहना चाह रहे हैं फैसल आप? I am with the responsibility and what responsibility would then be assigned? I mean, फैसल are you there? आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो? देखें वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवऑप ऑपरेटर ने निकाल दी, उसकी जगह एक नया बंदा आ गया, वो उसको कहते हैं डेवऑप इंजीनियर। डेवऑप इंजीनियर, अब ये सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के कुछ वो है टर्म्स हैं, उसके लिए आपको डेवऑप्स के थोड़ा सा वो होना चाहिए, क्योंकि डेवऑप्स का जब से कोर्स आया है, जब से ये डेवऑप्स इंजीनियर हमारे पास आए हैं, उसने सबसे पहले जो जॉब खाई है वो उसकी खाई है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की खाई है। और डेवऑप ऑपरेटर ने, डेवऑप इंजीनियर में थोड़ा सा जाके आप अगर चेक करेंगे डेवऑप्स में तो आपको डिप्लॉय साइड पे आपको पता लग जाएगा कि जब एक सिस्टम डिप्लॉय हो रहा होता है तो डिप्लॉय होने के वक्त जो है पहले हमारे पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर डिप्लॉय कर रहा होता था सारी चीज़ें, अब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर डिप्लॉय नहीं कर रहा होता सारी चीज़ें। इसको पाकिस्तान में आने में कुछ टाइम लगेगा, फिलहाल आप फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिस्टम इसको इम्प्लीमेंट होने में पाकिस्तान में तो बहुत टाइम लगेगा। अगर ओवरऑल जो है इसको रिप्लेसमेंट की तरफ आ गया है कि जी बस अब डेवऑप इंजीनियर होगा, पहले हमारे पास एक प्रोग्रामर होता था, फिर बिल्डर और डेवलपर होता था, फिर प्रोग्रामर होता था, बिल्डर होता था, और फिर टेस्टिंग के लिए होती थी, फिर क्वालिटी एश्योरेंस होती थी, उसकी फिर डिप्लॉय किया जाता था, फिर उसकी मेंटेनेंस की जाती थी, फिर उसकी मॉनिटरिंग की जाती थी। तो इसी वजह से जो है ना अब वो चीज़ों को ऑटोमेशन की तरफ लेके जाया जा रहा है कि चीज़ें बस खुद ही ऑटोमेट रहें, खुद ही होती रहें। तो फिर बाद में जब चीज़ें ऑटोमेट होंगी तो जॉब्स तो खाएंगी वो, ठीक है ना, जॉब्स तो वो ख़त्म करेंगी। जो बंदे पहले 4 बंदे या पूरी एक टीम मिलकर काम कर रही थी, अब एक वो बंदा डेवऑप इंजीनियर बैठा होता है, वो सारे के सारे काम कर रहा होता है, सारे के सारे। इट्स इन्वॉल्व सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, डिप्लॉयमेंट। हाँ, ये सारे सिक्योरिटी भी वो देखेगा, फिर नेटवर्किंग भी देखेगा, डिप्लॉयमेंट भी देखेगा। मतलब पहले जो है वो डेवलपर जो है वो प्रोग्रामर था,
वो प्रोग्राम लिखा करता था, फिर उसको बिल्डर को देता था, बिल्डर जो है उसको फिर टेस्टर को देता था, टेस्टिंग टीम टेस्टिंग करती थी, टेस्टिंग के बाद वो क्वालिटी एश्योरेंस के पास जाता था, क्वालिटी एश्योरेंस के बाद वो डिप्लॉय करने के लिए कस्टमर की वेबसाइट पे, कस्टमर के प्रीमिसेस पे चले जाते थे, और इसी तरह से ये प्रोसेस चला करता था। मगर अब जो है वो प्रोसेसेस में काफ़ी ज़्यादा जब ऑटोमेशन की तरफ आए, पहले ये सारे प्रोसेस मैनुअल थे, अब जब ऑटोमेशन की तरफ आएंगे तो ये मैनुअली जो भी काम हम कर रहे हैं ये हम इसको ख़त्म करते जाएंगे और इसको ऑटोमेशन की तरफ लेके आते हैं। सो दैट इज़ नॉट आवर टॉपिक। फिलहाल मैंने आप लोगों को वैसे थोड़ा सा बहुत हिंट दे दिया है, जहाँ हम लोग के टॉपिक जो है वो साइबर क्रिमिनल्स। हम यहाँ पे कि हम साइबर क्रिमिनल्स कौन होते हैं। साइबर क्रिमिनल्स आते हैं एक्टर्स हु आर मोटिवेटेड टू मेक मनी यूजिंग एनी नेसेसरी मीन्स, ठीक है ना। साइबर क्रिमिनल क्या है कि भाई उनको पैसा चाहिए, जिस तरह की से मर्जी भी भाई वो लें, वो समवेयर के जरिए ले, वो आपके नेटवर्क को डाउन करके ले, या किसी भी तरीके से, मतलब कोई भी मेन हो, उसके लिए ये चीज़ नहीं होती कि भाई मैंने क्या लीगल वे यूज़ करना है, क्या इलीगल वे यूज़ करना है। बस जो आ जाए बस उसको यूज़ करो, किसी ना किसी तरीके से जो है वो उसके सिस्टम को जो है वो डाउन करो और उसके डेटा को जो है करप्ट करो, या दरमियान में मैन इन द मिडल बैठा हुआ है तो फिर आप उससे उसके क्रेडिट कार्ड नंबर निकालें, उसका सीवीसी निकालें और उसकी बैंक की डिटेल्स निकालें, और उससे अब पिछले दिनों अगर आप लोगों ने देखा हो तो ये हबीब बैंक, आप लोगों ने अगर किसी ने सुना हो तो हबीब बैंक को हैक किया गया था। सॉरी, एक मिनट। हबीब बैंक को हैक किया गया। हुआ ये कि भाई मेरी अपनी जो थी, मेरे भाई जो है उनके अकाउंट से जो है एक दफ़ा कुछ अमाउंट 20-25 हज़ार रुपये एक दफ़ा निकाल ली गई, 10-15 हज़ार रुपये एक दफ़ा निकाल लिया गया। वो देख रहे हैं कि भाई मेरे पास जो है वो पैसे तो मैंने नहीं निकाले, फिर वो बैंक चले गए। और ये मैंने आपको बताया था ना कि रिस्क जो है हमने इंश्योरेंस करवा रखी है वहाँ पे बैंक में, रिस्क इंश्योरेंस है वो, ठीक है। हमने क्या की हुई है कि भाई रिस्क को हमने ट्रांसफ़र किया, सॉरी रिस्क ट्रांसफ़र किया हुआ है। रिस्क ट्रांसफ़र क्या किया हुआ है कि मैंने सारे का सारा रिस्क दिया हुआ है ऑन द बैंक, कि भाई तुमने मेरे पैसे संभालने हैं और कोई ले गया तो मैं तुमसे लूँगा। तो वह हबीब बैंक पे जब 2 महीने की बात, हाँ 2 महीने पहले की बात है, उसमें लोगों के बड़े पैसे उन्होंने निकाले, और पैसे निकालने के बाद जो है वो सबको जब मैसेज, लाजमी जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके ऊपर वो मैसेज आ जाता है कि भाई आपको इस तरह की एक ट्रांजैक्शन हुई है। फिर ये सारे जितने भी कस्टमर्स थे ये बैंक गए, उन्होंने वहाँ उन्होंने बोला कि भाई थोड़ी दरख्वास्त मखास्त लिखो, एक एप्लीकेशन लिख कर हमें पुट कर दो। और उन्होंने एप्लीकेशन लिख के पुट कर दी, तो फिर वो तकरीबन उनको प्रोसेस करने में कुछ टाइम लगता है 15-20 में, क्योंकि उनको खुद पता था कि जी हमारे पर अटैक हुआ है। तो उसके अटैक के बाद जो है वो उन्होंने पैसे जो है रिवर्स कर दिए, उनको सबको जो है वो वापस अपने 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 पैसे वापस सबको जितने जितने जिसके निकले थे उनको वापस दिए। अब ये सारे का सारा बर्डन किसने उठाया? ये बैंक ने उठाया, बैंक ने भी अपनी जेब से भरे। इसी तरीके से अगर आप जो लोग कराची में रहते हैं तो कराची में जो क्लिफ्टन में एक बड़ा मॉल है उसके ऊपर से चाइनीज़ पकड़े गए थे। चाइनीज़ ने क्या किया था, एटीएम मशीन के ऊपर जो है ना अपनी डिवाइसेस लगाई थी। डिवाइसेस लगाने के बाद उन्होंने उधर से भी बहुत सारे पैसे जो हैं वो उन्होंने निकलवा लिए थे, मगर बाद में फिर भी गए, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो अपने स्टेप्स छोड़ जाती हैं। हाँ, आपने नहीं सुना मगर ये हुआ है पिछले, क्योंकि ये मैं हबीब बैंक का, क्योंकि ये मंजर आम पे नहीं लाई जाती चीज़ें। अब लाजमी एक इतना बड़ा बैंक है, अगर ये चीज़ें आपके सामने लाई जाएंगी तो लोगों का एतबार उठ जाता है। तो जब अटैक अटैक होता है किसी भी सिस्टम के ऊपर या किसी भी बैंक के ऊपर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो सबसे पहली तो बात ये होती है कि इसको छुपा के रखो, इसको जो है ना पब्लिक ना हो पाए। अगर पब्लिक होगा तो लाजमी आपके जो है ना कस्टमर लॉस करेंगे, आपका कस्टमर आपको छोड़ के जाएगा। इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा इसको एहतियात की जाती है कि जी हमारा जो है ये लीक आउट ना हो कि हमारे ऊपर जो है अटैक हुआ है। मगर लाजमी जिसके ऊपर अटैक हुआ होता है तो उसको तो पता होता है, लाजमी मेरे घर में ये एक मसला क्रिएट हुआ, तो मेरे घर में जब एक मसला क्रिएट होगा तो फिर लाजमी मेरा भाई मुझसे डिस्कस करेगा कि यार मेरे तो इतने पैसे निकल गए हैं। तो मैंने बोला ये कैसे हो गया? तो उसने बोला पता नहीं। उसने बोला बैंक को फ़ोन किया, बैंक ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे वो क्या नाम है निकल गए हैं, आप अपनी ब्रांच से मिल लें। हमने तो नहीं है, तो वो ब्रांच गए तो ब्रांच वालों ने फिर जो भी किस्सा कहानी उसके साथ की, इन शॉर्ट के जो है वो बाद में जो है, तो ये चीज़ें जो है ना पब्लिक नहीं की जाती हैं। लाजमी कोई किसी ने मरना तो नहीं है, अपना क्लाइंट लॉस करेगा। अभी बैंक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और क्लाइंट लॉस करेगा तो फिर बाकियों को किस तरह से बैंक चलाएगा। दे स्टील बिलियन ऑफ डॉलर फ्रॉम कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस एवरी डे, ठीक है ना। बात वही आ गई, देखें दे स्टील बिलियन ऑफ डॉलर, बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर ये रोजाना के जो है ना ये हैकर जो है वो निकाल के ले जाते हैं। अब जिसके ऊपर रैंसमवेयर का अटैक आया है और उसके पास डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा वो था, इंपॉर्टेंट डेटा था, वो तो चाहेगा कि भाई मुझको किसी ना किसी तरीके से, आप बैकअप भी नहीं रखा हुआ,
यहाँ पे एक स्कूल है, एक हमारा बहुत पॉपुलर स्कूल है, बहुत बड़ी ब्रांच है पंजाब की। उसके ऊपर अटैक आया, उन्होंने जो है क्या नाम है, उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट पे अटैक आया। बल्कि अटैक भी उसके बंदे की अपनी वजह से आया, वो उसने कोई चीज़ इंस्टॉल करने की कोशिश की, रैंसमवेयर उसके अंदर था, उसने रैंसमवेयर ने अपने आप को इंस्टॉल किया, पूरा उसका डेटा करप्ट करके इंकरप्ट कर दिया। उन्होंने वो मुझे बुला लिया कि जी आप आ जाएं, इसको जो है देखेंगे क्या है। मैंने बोला यार पहले तो ये बताओ कि बैकअप रखा हुआ है आपने, ये जो रैंसमवेयर आया है, या तो रैंसमवेयर का फिलहाल तो इतना किसी के पास टाइम नहीं होता, और कौन उसको पढ़ेगा, लाजमी पूरी पूरी टीम्स होती हैं जो कि फिर उसको एनालाइज करती हैं, और एनालाइज करने के बाद जो है उसकी जो है वो लिखते हैं एंटी वायरसेस या बोल दें, या एंटी हैकिंग मिशन वो लिख लें, एंटी मालवेयर्स बनाए जाते हैं। तो उसने मुझे बोला नहीं हमने तो बैकअप भी नहीं रखा हुआ। तो फिर मैंने उसको दो तीन सुनाई, और उसको बोला कि यार ये क्या बात है कि आप लोग अकाउंट्स का डिपार्टमेंट चला रहे हो, इतने डेटा है आप लोगों के पास, और आप लोग बैकअप भी नहीं रखते हो। मैंने बोला फिलहाल तो इसका कुछ नहीं हो सकता, मज़े करो फिलहाल, या तो इतने पैसे दे दो, तकरीबन लाख 1.5 लाख रुपए पाकिस्तानी अमाउंट पे वो मांग रहा था। और वो मांगते भी वो बिटकॉइंस के जरिए हैं। बिटकॉइन का आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो फिर ये डिजिटल करेंसी को ज़रा सर्च आउट करेंगे, व्हाट इज़ अ डिजिटल करेंसी। They operate in underground economy and buy and sell personal information and intellectual property that they steal from victims. पिछला हाँ, तो ये पिछले दिनों आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि पीआईए का जो है डेटा लीक हुआ, पूरे का पूरा डेटाबेस फिर वो है वो डार्क वेब पे बेची गई। तो उसकी मुझे ये भी याद थी कि कितने डॉलर में बेची गई, मगर इस वक्त मेरे जहन में नहीं है। मगर पीआईए का पूरा डेटाबेस जो है वो लीक हुआ। लीक होने के बाद जो है वो उसको बकायदा उसकी बोली लगाई गई डार्क वेब पे, और फिर किसी बंदे ने उसको खरीदा भी। सारी सारी डिटेल्स मैंने पढ़ी थी, मगर इस वक्त फिलहाल मेरे जहन में नहीं है। They target small businesses and consumers as well as large enterprise and industries. तो ये हर एक को जो है ना, अब वो जो लाजमी अटैक कर रहे होते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि भाई मुझको इससे कितना फ़ायदा मिलेगा, वो बड़े बिजनेस है या छोटा कंज्यूमर है या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, इनका इनसे लेना देना नहीं होता, जितने आ रहे हैं पैसे आने दो। Cyber security task. Cyber security threat actors target the home users, small to medium sized businesses as well as large public. हम पीछे पढ़ चुके हैं। Hence, cybersecurity is a shared responsibility which all users must practice to make the internet and network safer and more secure. ठीक है, अब वो बोलता है कि भाई साइबर सिक्योरिटी जो है वो एक शेयर टास्क है, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो है हम जो है पार्टिसिपेट करें चीज़ों के अंदर, और इसको एक सिक्योर इन्वायरमेंट नेटवर्क को हम सिक्योर बनाने की कोशिश करें। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट टेक एक्शन एंड प्रोटेक्ट देयर एसेट्स, यूजर्स एंड कस्टमर्स। ठीक है ना, दे मस्ट डिप्लॉय develop and practice cyber security tasks such as those mentioned in the figure। और ये जो जो चीज़ें हैं ना वो उसको करनी चाहिए। ट्रस्ट वर्दी आईटी वेंडर सबसे बड़ी बात है। तो आपके पास जो आईटी वेंडर है, आईटी वेंडर कौन होते हैं, जो कि आपका आईटी का इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे तो ये भी होते हैं कि वही जो है ना कोई वायरस डाल के भेज देते हैं, और बैठ के पीछे जो है मैन इन द मिडल के तौर पर बैठ के जो है ना आपकी चीज़ों को जो है वो मॉनिटर कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि भाई ट्रस्ट वर्दी है आपका जो जिससे आप चीज़ें खरीद रहे हैं, जिससे आप सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहे हैं, जिससे आप हार्डवेयर परचेज करें। लाजमी जो हार्डवेयर जिससे आप परचेज करें या जिससे सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहे हैं, अगर वही बंदा ठीक नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे। तो वो तो वायरस डाल के जाएगा और कोई ना कोई वर्नेबिलिटी आपके लिए अपने लिए छोड़ के जाएगा कि मैं इधर से इसको एक्सेस करूँ। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर अप टू डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन मैंने देखा है साइबर सिक्योरिटी के अंदर आता है कि भाई 2-3 चीज़ों को टिक करें कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, जिसमें लिखा होता है कि भाई सॉफ्टवेयर अपडेट। तो ये भी एक है कि जो आपका जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जो कि विंडोज़ है, जो आपके पास विंडोज़ की अपडेट आती है तो आपने उसको अपडेट करना है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो आपने डाले होते हैं उसकी जो है वो अपनी अपडेट कर रहा होता है बैकग्राउंड में, तो उसको आपने अपडेट करके रखना है। कभी भी उसको ये नहीं छोड़ना कि मैंने आज अपडेट नहीं करूँगा, कल कर लूँगा या परसों कर लूँगा। तो वायरस जो डेटाबेस होती है जिसमें लिस्ट ऑफ वायरसेस होते हैं, और फिर वो हर फाइल को उसके साथ कंपेयर करता है, और उसमें किसी और में उसको वायरस इस तरह का नजर आए तो फिर उसको रोक लेता। तो वायरस के डेटाबेस को आपने, और कोई भी सॉफ्टवेयर है वट एवर द सॉफ्टवेयर इज, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ तो बहुत ज़्यादा आपको अपडेशन देती है, आप वो यूज़ कर रहे हैं, यूबंटू यूज़ कर रहे हैं, तो यूबंटू को भी आपने अपडेट करके रखना है। मतलब हर सॉफ्टवेयर जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट करें, ताकि नई नई अपडेशन में क्या होता है कि सिक्योरिटीज़ को बेहतर बनाते जाते हैं।
ठीक है, रेगुलर पेनिट्रेशन टेस्टिंग, हाँ आपने खुद भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी होती है वक्त पे, रेगुलरली आप जो है ना पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग करते रहें कि हाँ भाई मैं ज़रा देखता रहूँ मेरे पास कोई वर्नेबिलिटी तो नहीं है, हमारे सिस्टम में कोई वर्नेबिलिटी तो नहीं है। बैकअप टू क्लाउड एंड हार्ड डिस्क, हाँ बात वो ये आगे कि आप क्लाउड के ऊपर अपना बैकअप रखें, क्लाउड पे बैकअप रख सकते हैं आप, गूगल ड्राइव पे रख सकते हैं, वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट की आती है उसके ऊपर रखें, गूगल ड्राइव पे रखें, ड्रॉप बॉक्स पे रखें, मेगा पे रखें, किसी के ऊपर कोई सी भी क्लाउड के ऊपर जो है अपना बैकअप रखें। एंड हार्ड डिस्क, एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीद लें और उसके ऊपर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के ऊपर आप डेटा को बैकअप लें, ठीक है ना। अब ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आपने डाटा बैकअप लेना है, क्योंकि किसी भी वक्त आपका अगर सिस्टम डाउन होता है या कोई भी किसी भी हैजर्ड के, अभी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मसले क्रिएट होते थे जो हम एंड यूज़र जो जैसे आप लोग घरों में बैठ के यूज़ कर रहे हैं, लाइट की फ्लक्चुएशन की वजह से, लाइट की फ्लक्चुएट हुई और आपकी हार्ड डिस्क बैठ गई, उसमें कोई एरर आ गया और वो बिल्कुल ही ख़राब करप्ट हो गई। आप वेंडर के पास जाते हैं कि भाई ये क्या, बोलते यार ये तो हार्ड डिस्क ही बिल्कुल ख़राब हो गई, अब मैं क्या करूँ, मेरा तो सारा थीसिस था, मेरी इसमें फाइल्स थी और मेरा तो ये था, अब मैं क्या करूँ, तो बोलता बैकअप है, बोलते हैं आप बोलेंगे बैकअप नहीं है, फिर बोलेगा मैं मौजें करो, फिर और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप आए हैं और आपके लिए वो इतनी मेहनत करके आपके लिए जो है आपका डेटा को रिकवर करके देगा। रिकवर किए जा सकते हैं मगर कोई आपके लिए इतनी मेहनत नहीं करता। periodically चेंज वाईफाई का पासवर्ड, वाईफाई पे के लिए अटैक बहुत ज़्यादा आता है और ये बहुत आसानी से अटैक हो जाते हैं वाईफाई। आप काली लिनक्स में जाएं, बहुत सारे टूल्स पड़े हुए हैं वाईफाई के, अब एयरमॉन जी है और पता नहीं फियोन है और पता नहीं इस तरह के और बहुत सारे पासवर्ड्स अटैक वाईफाई के अटैक करने के लिए पड़े हुए हैं, जिससे आप अपने नेबर का तो कम से कम आपके सामने साथ जो घर वाला है उसका तो पासवर्ड जो है वो निकाल सकते हैं। तो प्रोडक्टली जो है वो कहता है कि आप चेंज करते रहें अपने पासवर्ड्स को। सिक्योरिटी पॉलिसी अप टू डेट, आपके पास जो सिक्योरिटी की पॉलिसी लगी हुई है वो अपडेट रहनी चाहिए, ठीक है। पॉलिसीज़ हम लोग लगाते हैं अपने इंटरनेट के ऊपर, फायरवॉल पॉलिसीज़ लगाते हैं, अपने राउटर्स के ऊपर पॉलिसीज़ लगाते हैं वगैरह वगैरह इस तरह। इन्फोर्स यूज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, अब आप देख रहे हैं कि आप जहाँ पे भी दुनिया में आप कोई भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो वो आपको बोलता है कि जी पहले एक कोई जो पासवर्ड आप लिख रहे हैं इसके अंदर छोटा करेक्टर भी हो, मतलब कैपिटल भी हो, स्मॉल लेटर्स भी हों, फिर इसके अंदर नंबर्स भी हों, फिर इसके अंदर स्पेशल करेक्टर्स भी हों। और अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं देते तो वो पासवर्ड आपसे नहीं लेता, वो बोलता है कि तो पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, आप दोबारा मुझको सही फॉर्मेट में दें। तो अब उन्होंने ये कर दिया है कि हर एक ने इन्फोर्स कर दिया, हर वेबसाइट ने इन्फोर्स कर दिया है कि आपने कम से कम एक स्पेशल करेक्टर, एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर और कुछ नंबर्स, ये सब का कम्बिनेशन बना के आपने, और आपने ये भी देखा होगा कि 8 करेक्टर से कम पे भी वो पासवर्ड नहीं उठाता, 8 से बड़ा ही हो। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होती है? देखिए मैं एक जगह पे लॉगिन करना चाह रहा हूँ, अब अगर मैं अपने जीमेल अकाउंट पे लॉगिन करता हूँ और मुझे पता है कि भाई ये मेरा, या बैंक अकाउंट पे, लेट सपोज मैं बैंक अकाउंट पे लॉगिन करना चाह रहा हूँ और बैंक अकाउंट ऐसा है कि वो आप नहीं चाहेंगे कि कोई और जो है उसको लॉगिन कर सके, तो वो क्या करता है कि लॉगिन नेम और पासवर्ड तो आपने दे दिया वहाँ पे, फिर आपको एक कोड भेज देगा आपके मोबाइल के ऊपर। वो उसके लिए गूगल ऑथेंटिकेटर के नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर के नाम से भी एक सॉफ्टवेयर आता है। उसमें आप जाके फिर वहाँ पे ऊपर कोड आता है, वो जो कि तकरीबन 30 सेकंड तक के वो कोड वैलिड होता है। वो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपने वो कोड डालना होता है, नहीं तो फिर वो नया कोड आ जाएगा। वो कोड आप उसके अंदर डालेंगे और उसके अंदर एंटर करेंगे तो फिर वो आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा, नहीं तो आपकी वेबसाइट को ओपन नहीं करेगा। टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर इस वक्त बहुत ज़्यादा ये रिकमेंडेड है कि यूज़ किया जाए ऐसी साइट्स के ऊपर जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई लाजमी अगर कोई हैकर आपके लॉगिन नेम एंड पासवर्ड तक तो पहुंच गया है मगर उसकी फिजिकल एक्सेस तो नहीं है आपके मोबाइल के साथ या आपके पास जो भी डिवाइस है, और उसके ऊपर जब तक उसको कोड नहीं मिलेगा वहाँ से तो वो आपके उसके अंदर एक्सेस नहीं कर सकता, उस अकाउंट तक आपकी एक्सेस नहीं कर सकता। क्वेश्चन देख लें। अच्छा, हाँ मैं ज़रा यार कुछ बहुत ज़्यादा डीप चला जाता हूँ सर, साजिद साहब का मुझे पता है, वो मुझे ज़रा ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। मैं ज़रा कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने बैठता हूँ तो कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन शायद कर देता हूँ, तो वो एक स्लाइड पे शायद आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम टाइम मैं ले रहा हूँ।
बस वो हर एक का अपना एक वो होता है, ठीक है। इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज पढ़ेंगे हम, और नेक्स्ट हमारे पास इंडिकेटर ऑफ अटैक्स पढ़ेंगे, ठीक है। इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज सॉरी। अच्छा, इंडिकेटर्स क्या है भाई? इंडिकेटर क्या है कि भाई किस तरह से इंडिकेट कर रहा है आपका सिस्टम आपके लिए माल फंक्शनिंग कर रहा है, और आप उसको किस तरह से पहचान सकते हैं कि हाँ भाई कोई ना कोई अटैक जो है प्रोसेस है, या कुछ ना कुछ जो है वो समथिंग फिशी इज गोइंग ऑन, ठीक है ना। इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज आर द एविडेंस दैट अटैक्स हैज occurred and each attack has unique identifiable attribute, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इंडिकेटर ऑफ अटैक कंप्रोमाइज कैन बी फीचर दैट आइडेंटिफाई मालवेयर फाइल्स, ठीक है ना। मालवेयर फाइल्स को जो आइडेंटिफाई करता है आईपी एड्रेसेस ऑफ द सर्वर दैट आर यूज्ड इन अटैक, कौन कौन से जो है आईपी एड्रेसेस जो है वो यूज़ किए गए ड्यूरिंग द अटैक्स, कौन से फाइल नाम नेम्स उसने यूज़ किए हैं, और उसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स क्या थे, चेंजेस मेड टू द एंड सिस्टम, और उसने क्या क्या जो है हमारे एंड सिस्टम के ऊपर चेंजेस की हैं, ठीक है। तो दिस इज इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज। इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज हेल्प साइबर सिक्योरिटी पर्सनल आइडेंटिटी what has happened in an attack and develop defense against that attack। वही बात जो हम पीछे से करते आ रहे हैं, वही चीज़ें जो है इस आइडेंटिटी ऑफ कंप्रोमाइज में भी चल रहा है। और आइडेंटिटी ऑफ अटैक, identity of attack focus more on the motivation and strategies behind an attack and the attackers to gain access। अच्छा जी, ये पढ़ी जाती है ना। अब अटैक हो गया, हम अटैक होने के बाद जो है आपने वो फाइल्स निकाल ली, लाजमी फाइल्स तो आपके पास ही पड़ी है ना। थ्रेट आपके पास आया था, आपके ऊपर अटैक हो गया, फाइल माइली सब कुछ चीज़ें आपने पढ़ी हैं। अब आप उसको देखना चाह रहे हैं कि भाई इसकी मोटिवेशन क्या थी और उसने क्या स्ट्रेटजीज अपनाई हैं अटैक करने के लिए और एक्सेस करने के लिए मेरे एसेट्स तक, ठीक है। आइडेंटिटी ऑफ attack helps to generate a proactive security approach that can be reused in multiple contexts and multiple attacks, defending against a strategy which can therefore prevent future attacks। तो उसी चीज़ों को पढ़ा जाता है, उसी चीज़ों को देखा जाता है कि क्या स्ट्रेटजी हमारा जो है अटैकर ने यूज़ किया है, किस तरह का वो काम कर रहा है, और कैसे उसने जो है वो मिटिगेट करनी, फिर उसके अगेंस्ट जो है ना वो उसकी सिक्योरिटीज़ जो है ना वो डेवलप की जाती हैं ताकि फ्यूचर अटैक से जो है ना वो बचा जा सके। थ्रेट शेयरिंग एंड बिल्डिंग साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। अब अच्छा क्वेश्चन आता है हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जी आपने क्या काम करना है, व्हाट शुड यू डू। तो सबसे पहला आता है कि भाई लोगों को ट्रेन करें, अवेयरनेस फैलाएं तो साइबर सिक्योरिटी कैसे होती है। अब अवेयरनेस देखें आप बहुत सारी जगहों पे फैलाई जाती है। अब आपको बार बार आजकल जो है मोबाइल में मैसेज भी आते हैं, ईमेल्स भी आते हैं कि जी हम इस बैंक से बोल रहे हैं, हम कभी भी आपसे आपका पिन कोड नहीं मांगते हैं, हम आपसे कभी भी आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांगते हैं, वगैरह वगैरह। क्योंकि इस तरह के बहुत सारे जो है जब तक लोगों का अवेयर नहीं किया जाएगा तब तक ये अटैक्स आते रहेंगे। कल की बात है, कल मैं अपने सिस्टम पे बैठा था तो मुझे एक ईमेल आई कि जी आपका आई क्लाउड जो है वो क्या नाम है, आपने रीसेट करने की कोशिश की है, तो इस लिंक को प्रेस करें ताकि आपका जो है वो आई क्लाउड जो है वो रीसेट किया जा सके। मैं देख रहा हूँ कि मैंने बोला यार मैंने तो कोई इस तरह की वो काम नहीं किया है कि मैं आई क्लाउड को, मैंने उसको बोला ही नहीं है कि मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ और मैं पासवर्ड जो है वो रीसेट करना चाह रहा हूँ, तो ये आई क्लाउड मुझको क्यों देख रहा है। अच्छा, वो ईमेल जो है वो छुपी हुई थी। मैंने क्या किया, मैंने जब गौर से उसको देखा तो उस ईमेल के में मुझे कोई अजीब और गरीब चीज़ें नज़र आई, अगर शायद मेरे पास पड़ी हुई हो। ट्रैश नहीं पड़ी, नहीं पड़ी, मैं ख्याल मैं डिलीट कर चुका हूँ। तो जब मैंने उसको ज़रा गौर से पढ़ा, जब मैंने देखा कि मैंने बोला मैं ज़रा देखूं तो सही सेंडर कौन है। जब मैंने उसको गौर से सेंडर देखा तो मुझको उसी वक्त अवेयर आ गई कि यार ये सेंडर कोई वो नहीं है, लेजिटिमेट सेंडर नहीं है, कोई ऐसा सेंडर नहीं है जो कि वाकई में आई क्लाउड का सेंडर है। तो उससे हमें पता लग गया इस वजह, अगर हाँ अगर मैं उस लिंक को क्लिक कर देता और क्लिक करने के बाद जो है वो वहाँ पे जो है क्लिक करने के साथ ही जो है उसने फिर मुझे बोलना था रीसेट कर दें अपना पासवर्ड, और मैं अगर उसको रीसेट कर देता तो साथ ही मेरा पासवर्ड जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता और साथ ही वो चला जाता। तो अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों में। जिस तरह से हमने बहुत सारे लोगों का हमने देखा है, उनको प्राइस मनी की जो है वो आ जाती है कि जी आपका इतना इनाम निकला है, या वो एक शो का भी में आपकी मोटरसाइकिल निकल आई है तो इस नंबर को डायल करें। मेरे पास भी बड़े मैसेजेस आते हैं कि जी इस नंबर को डायल करें, और बहुत सारे लोगों ने पैसे गंवाए भी हैं
बहुत सारे जो हैं आजकल जैज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक आ रहा है इस किस्म का। लोग जो है सुबह सुबह आपको फ़ोन करेंगे कि जी आपके जैज़ में से इतने पैसे निकले हैं, ये है वो है, आपको मैं कोड भिजवा रहा हूँ, आपको भिजवा दें मुझको तो फिर मैं पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो ये साइबर से ये जो बेचारे जिनको चीज़ों का पता नहीं होता वो आ जाते हैं झांसे में और फिर वो जो है वो चीज़ें इस तरह से कर देते हैं और वो अल्टीमेटली उनको जो है वो अपने पैसों से हाथ धोना पड़ता है। तो ये अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गवर्नमेंट्स आर नाउ एक्टिवली प्रमोटिंग साइबर सिक्योरिटी। गवर्नमेंट्स जो है ना इस वक्त आपकी जो है वो लगी हुई हैं, हर दूसरे तीसरे दिन आपको मैसेज ज़रूर आता है एक बैंक की तरफ से या आपके और किसी भी सिक्योरिटी फर्म की वजह से कि जी आपसे हम कोई आपकी पिन कोड नहीं पूछते हैं, हम आपसे कभी भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं पूछते हैं। द यूएस साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी एजेंसी is leading efforts to automate the sharing of cyber security information with public and private organization at no cost। जो भी अटैक्स होते हैं, जो भी कुछ होता है, वो सारे के सारे अटैक्स जो है ना वो शेयर किए जाते हैं ताकि लोग जो है उसको पढ़ सकें एट नो कॉस्ट और देख सकें कि भाई ये अटैक किस किस्म का था और कैसे हुआ था और कब आया था वगैरह, उसकी सारी मिल जाती है। CISA use a system called automated indicator sharing, which enables the sharing of attack indicators between the US government and the private sector as soon as the threats are verified। जैसे कोई थ्रेट वेरीफाई होता है तो ये सारे आपस में शेयर कर लेते हैं कि भाई ये अटैक हमारे पास आया है, अब इसको पब्लिक कर देते हैं ताकि उसको पढ़ा जा सके और बाकी लोग जो है उससे बचा जा सके। यूनियन एजेंसीज फॉर साइबर सिक्योरिटी डिलीवर्स एडवाइस एंड सॉल्यूशन फॉर द साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑफ द EU मेंबर स्टेट्स और बाकी ये सारी चीज़ें इसी तरीके से हैं। तो मेन फोकस जो है ना वो खाली आपने ये रखना है कि भाई अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस फैलानी है। किस तरह से किया जा सकता है, तो एक पॉइंट में आपको उधर बता चुका हूँ कि जी एक तो आपने सॉफ्टवेयर अपना अप टू डेट रखना है, दूसरा साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी की जो है अवेयरनेस वो आपने जो है वो फैलानी है लोगों में। द थीम for the NCS and CASM for 2000 threat sharing and building cyber security awareness। अच्छा, अब ये साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस को ही किस तरह से आप फैला सकते हैं, किस तरह से आप आगे भेज सकते हैं। सिक्योरिटी टॉपिक्स प्रोवाइड थ्रू कैंपेन्स। आपने कैंपेन की इसने 2009 में नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी का अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है अक्टूबर 2019 में पहली दफ़ा मनाया गया। इसमें उन्होंने क्या किया, सोशल मीडिया को से जो है सेफ्टी को डिस्कस किया उन्होंने, अपडेटिंग प्राइवेसी सेटिंग्स को उन्होंने डिस्कस किया, अवेयरनेस ऑफ डिवाइस एप्लीकेशन सिक्योरिटीज, कीपिंग सॉफ्टवेयर अप टू डेट। ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ पीछे पीछे जैसे डिस्कस करता हूँ। सेफ ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है ना, सेफ ऑनलाइन शॉपिंग ये भी एक इसमें आ जाता है क्योंकि आजकल जो है कोविड के बाद से मैंने आपको बताया ना कि जिन चीज़ों ने बूम किया है, जिन ओवरऑल जिस इंडस्ट्री ने बूम किया है उसमें सबसे ज़्यादा जो है साइबर सिक्योरिटी ने भी बहुत बूम किया और इसकी बहुत ज़्यादा जॉब्स आएंगी अभी आ रही होंगी या आएंगी क्योंकि जिस तरह से पैंडेमिक हुआ पूरा एक साल जो है दुनिया बंद रही और सारे के सारे सिक्योरिटी के ऊपर जो है इंटरनेट के ऊपर शिफ्ट हुए, सभी को फिर साइबर की तरफ से, साइबर सिक्योरिटी की तरफ से वो आने शुरू हो गए, थ्रेट्स आने और रिस्क आने शुरू हो गए। तो ये इसने फिर बड़ा बूम किया, इस इंडस्ट्री में भी बड़ा बूम किया। प्रोटेक्टिंग कस्टमर डेटा और क्या किस तरह से जो है मेन थिंग तो हमारे पास यही है ना कि कस्टमर का डेटा को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका पड़ा हुआ है, आप पूरे डेटाबेस चला रहे हैं, उसको किस तरह से आपने प्रोटेक्ट करना है। तो ये हमारे पास जो है वो टॉपिक खत्म हो गया। 13.2 थ्रेट एक्टर टूल्स, हम अब टूल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, एवोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी टूल्स एवोल्यूट होते गए, बनते जाते हैं और उसके उसमें जो है पहले जो पीछे आपको ग्राफ दिखाया गया था वो ये था कि भाई पहले जो है टेक्निकल नॉलेज बहुत चाहिए होती थी और अटैकिंग टूल्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते थे, मगर अब ये जो है डिक्लाइन की तरफ चला गया है कि जी अब टेक्निकल नॉलेज आपको कम चाहिए, आपके पास जो है अटैकिंग टूल्स बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। ठीक है, तो टेक्निकल नॉलेज की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रही। एक वक्त था जब हम छोटा सा, मैंने जब कंप्यूटर इंजीनियरिंग की आज से 20-22 साल पहले ग्रेजुएशन की कंप्यूटर साइंसेज में, तो हम सी पढ़ा करते थे। तो उसके बाद अब वो तो आप लोगों ने लैंग्वेजेस के नाम भी नहीं सुने, मैंने फोर्ट्रान पढ़ी है, पास्कल पढ़ी है, कोबोल पढ़ी है, हमें ये पढ़ाई जाती थी और सी आया करती थी, उस सी आती थी, C++ भी शायद उस वक्त नहीं थी या, तो हम इसके ऊपर काम करते थे। अब एक छोटा सा भी प्रोग्राम लिखने के लिए हमें जो है ना तकरीबन 100 200 300 लाइनों के हमें प्रोग्राम लिखना पड़ा करते थे छोटे छोटे प्रोग्राम्स के लिए भी। मगर अब तो जो है लाजमी आप पाइथन आ गई है, जावा आ गई है, विजुअल बेसिक आ गई है। विजुअल बेसिक में आपने
बने बनाए बटन्स पड़े हुए उठाएं लगाएं और उसको यूज़ करें। अब जब हम काम करते तो एक बटन बनाने के लिए तकरीबन 100 लाइन का प्रोग्राम लिखना पड़ता था, तो उसके बाद हम उस बटन को यूज़ करते थे। तो नॉलेज अभी हमारे पास कम है, टेक्निकल नॉलेज इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको पता भी नहीं होता कि जी मैंने बटन पीछे से बनाया हुआ है, यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो इसके बैकग्राउंड पे क्या कोड चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे चलती है, काम कैसे करता है। ये मेन्यू बार अगर आप देख रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, ये मुझे याद है कि मैंने सी में जब ये बनाया, ये था ये वाला, ये ऊपर जो आपको मेन्यू नज़र आता है, तो तकरीबन मुझे 200 के 250 लाइनों का प्रोग्राम बनाना पड़ा था। आजकल विजुअल बेसिक में, विजुअल सी में जो है आप उधर से मेन्यू क्लिक करते हैं और आपके पास इस तरह का मेन्यू, उसको कस्टमाइज़ करते हैं, 2 सेकंड के अंदर अंदर जो है वो मेन्यू जो है वो बन के बाहर आ जाता है। अगर जब हम काम किया करते थे तो उस वक्त बड़ा मुश्किल हुआ करती थी। तो ये वक्त के साथ साथ जो है चीज़ें ने जो है वो एवोल्यूशन उसमें आती गई, नई नई चीज़ें आती गई, और अब हमारे पास ये है कि एक्सपीरियंस की इतनी ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज की इतनी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको टूल की ज़रूरत है और टूल लें और उसको यूज़ करें। टूल बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया। अरे मेरा खुद भी आज गला अपना भी मेरा ख़राब है। कल साजिद साहब ने मुझे बोला कि मेरा गला ख़राब है यार, मैं क्लास नहीं पढ़ा सकता हूँ। मैंने बोला अब इनको क्या बोलूँगी, मेरा अपना भी गला सही नहीं है। सो एवोल्यूशन ऑफ जो है सिक्योरिटी क्वेश्चंस देख लेते हैं यार, कहाँ गया मेरा सेशन। हाँ, दिस फिशिंग एंड फार्मिंग हम आगे भी पढ़ेंगे। फिशिंग में हमारे पास है, तो फिशिंग बिल्कुल फिश से निकला है, कांटा डाल के जब आप फिश पकड़ते हैं, तो फिशिंग में हमारे पास क्या होता है शाम कि हम जो है एक लेजिमेट ईमेल, हम जैसे वहाँ मैंने आपको बताया कि जी मेरे पास एक ईमेल आई और उसने जो है मुझको बोला था, तो बिल्कुल ये फिशिंग ही है, ये फिशिंग ही है। गेट जो है वो डेटा बैकअप्स के लिए यूज़ नहीं होता। गेट जो है ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। गेट जो है ना, गेट और गिटहब जो है ये वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज होते हैं। गेट नॉट इज नॉट यूज फॉर डेटा बैकअप्स। डेटा बैकअप्स के लिए आपने अगर यूज करना है तो आपको क्लाउड के में जाना पड़ेगा। क्लाउड में आप गूगल ड्राइव ले लें, गूगल ड्राइव के अलावा अगर आप माइक्रोसॉफ्ट को यूज़ करना चाहते हैं तो वन ड्राइव ले लें, और इसके अलावा और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज पड़ी हुई हैं जो कि ये प्रोवाइड करती हैं। मगर जो गेट है दैट इज वर्जनिंग कंट्रोलिंग सिस्टम। देखें एक सिस्टम, मैंने आज एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, उसका मैंने वर्जन 1 निकाल दिया, अगले दिन मैंने उसके अंदर कोई चेंजेस की तो उसके बाद वर्जन में 1.1 निकाल देता हूँ, फिर मैंने उसके अंदर कोई एडवांसमेंट की तो वर्जन 1.2 1. इस तरह से हम वर्जन निकालते रहते हैं। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि कभी मुझको पुराना वर्जन देखना पड़े कि भाई मैंने काम कैसे शुरू किया था इसमें, को नहीं मुझको मैंने इस तरह से काम शुरू किया था, तो मैं ज़रा देखूँ कि मैंने वर्जन 1 में क्या लिखा था, तो फिर मैं वर्जन 1 को अपना लोड करके देख सकता हूँ कि जी मैं वर्जन 1 से मैं किस तरह से काम करते हुए आ रहा हूँ। ठीक है, तो गेट इज़ अ वर्जनिंग कंट्रोलिंग सिस्टम, नॉट यूज फॉर डेटा बैकअप्स। एनी अदर क्वेश्चन? चलें वापस आते हैं। तो इवॉल्व होते गए वक्त के साथ साथ, हमारे पास टूल्स इवॉल्व होते गए, तो इवॉल्वेशन कैसे हुई उसको वक्त देखते रहते हैं कि हमारे पास कैसे। पासवर्ड क्रैकर्स नाम से आपको पता रहा है भाई, यूज टू क्रैक और रिकवर द पासवर्ड। मैंने खुद ये यूज़ किया हुआ है। मैं अपनी विंडोज़ जो है मैं का पासवर्ड भूल गया, जब हम विंडोज़ पे लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के वक्त का जो है मैं अपना खुद ही अपने ही सिस्टम का पासवर्ड भूल गया कि भाई मैंने क्या लॉगिन पासवर्ड दिया हुआ था। तो फिर वो एक टूल आता है जो हम यूएसबी में डाल लेते हैं, यूएसबी में डालने के बाद जो है वो डॉस प्रॉम्प्ट पे चले जाते हैं, डॉस प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद जो है वहाँ से फिर हम विंडोज़ का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल उसने इसको क्लीन कर दिया, रीसेट कर दिया, और फिर मैंने जो है वो अपना विंडोज़ दोबारा वहीं से जो है दोबारा स्टार्ट कर ली। तो इस तरह के बड़े सारे, इसी वजह से जब हम अपने लैपटॉप जो आप लोगों ने अपने रखने हैं ना, उसके ऊपर बायोस पे पासवर्ड लगाया करें। उसके विंडोज़ लॉगिन का पासवर्ड तो 1 सेकंड के अंदर कोई भी बंदा जो है वो क्रैक कर लेगा। हाँ हाँ। तो बेसिकली ज़रूरी है कि आपने अगर कोई सिस्टम को, आपके पास अगर कोई पब्लिकली कोई सिस्टम पड़ा हुआ है और आपने इस चीज़ पे मुतमईन है कि भाई मेरे तो लॉगिन नेम और पासवर्ड लगा हुआ है और नोबडी कैन एक्सेस, तो इसको छोड़ दें, वो एक्सेस किया जा सकता है। तो ज़रूरी यही है कि जी आप उसको बायोस के ऊपर उसका पासवर्ड लगाएं। बायोस का पासवर्ड भी तोड़ा जा सकता है कि मगर उसके लिए होगा कि फिर वो खोलना पड़ेगा सिस्टम को, खोल के फिर उसकी बैटरी को शॉर्ट करते हैं तो उसकी बैटरी और बायोस का पासवर्ड भी जो है वो क्लियर हो जाता है। मगर उसके लिए लाजमी हो बंदे के पास पेचकस हो, प्लास हो, और फिर उसको खोलेगा
पेशकश, और कम से कम फिर उसको खोलेगा, फिर उसकी बैटरी को शॉर्ट करेगा, तो फिर वो होगा। वायरलेस हैकिंग टूल मैंने आपको बताया था, एयर क्रैक एनजी के नाम से आता है, किस्मत के नाम से आता है, और भी बहुत सारे। काली लिनक्स में जाएंगे तो पूरा एक सेक्शन है, मैं दिखा देता हूँ अगर मेरे पास काली लिनक्स लोड होती है। तो जब तक ये काली लिनक्स हो रही है, लोड हो रही है, तब तक देखते हैं कि हमारे पास क्या है। नेटवर्किंग स्कैनिंग एंड हैकिंग टूल, नेटवर्क को स्कैन किया जाता है कि भाई कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, ठीक है ना। हमने सबसे पहले ये वर्नेबिलिटी चेक करने के लिए कि मैं कहाँ से एंटर हो सकता हूँ, उसके लिए चेक करने के लिए ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि जिसके घर के ऊपर डाका मारना है तो सबसे पहले उसके घर का एक चक्कर लगाओ, देखो कि मैं इसके अंदर किधर से घुस सकता हूँ। तो ये बिल्कुल इसी तरह से एन मैप वहाँ पे यूज़ होता है, सुपर स्कैन वहाँ पे यूज़ होता है। एन मैप बहुत ज़्यादा ही यूज़ होने वाला टूल है, जिससे हम ये वर्नेबिलिटी चेक करते हैं कि हाँ भाई कौन सी पोर्ट ओपन है, कहाँ से जो है मैं इसके अंदर पेनिट्रेट कर सकता हूँ, इसके अंदर एंटर हो सकता हूँ। पैकेट क्राफ्टिंग टूल्स यूज टू प्रोब एंड टेस्ट अ फायरवॉल रोबस्टनेस, हम जो है फायरवॉल के अंदर किस तरह से इसके अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं, और कैसे इसके फायरवॉल के अंदर कौन कौन सी रूल्स लगे हुए हैं, और कौन सा ऐसा एक रूल है जो कि हम देख सकते हैं और उसके अंदर से हम वनरेबिलिटी हम निकाल सकते हैं इसकी। तो ये हम पैकेट क्राफ्टिंग टूल्स के जरिए, हिपिंग एस्केपी हमारे पास ये यूज़ होता है। पैकेट स्निफ करते हैं यूज टू कैप्चर एंड, अच्छा पैकेट स्निफिंग का शायद पता नहीं, मुझे पता नहीं कि सर साजिद ने आप लोगों को वायर शार्क पढ़ाया है कि नहीं। टीसीपी डंप यूज़ होता है, वायर शार्क यूज़ होता है कि उस लाइन के ऊपर कौन सा पैकेट जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, उस पैकेट की क्या डिटेल्स आ रही है, तो पैकेट दरमियान में जो है स्निफ किए जाते हैं, उसमें देखा जाता है किसी भी लाइन पे बैठ के। वायर शार्क इज़ अ वेरी यूजफुल सॉफ्टवेयर। वायर शार्क जो है आपको विंडोज़ बेस्ड भी मिल जाता है वायर शार्क, और आपको वायर शार्क जो है आपको लिनक्स बेस्ड भी मिल जाएगा। टीसीपी डंप जो है ये लिनक्स बेस्ड है। रूट किट डायरेक्टरीज, रूट किट में हमारे पास ऐसी डायरेक्टरी आपके पास इंस्टॉल कर दी जाती है, आपका हैकर इंस्टॉल कर दिया जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे जो है डिफरेंट जो है वो हैकिंग या क्रैकिंग के टूल्स पड़े हुए होते हैं, जिसको फिर वो इंस्टॉल करता है और फिर आपके सिस्टम के अंदर पेनिट्रेशन करता है। फर्दर टू सर्च vulnerabilities used by third actors when attempted to discover a computer system security vulnerability, ठीक है ना। सिक्योरिटी vulnerabilities ये भी वो इसी चीज़ के लिए यूज़ होता है। और भी यार ना पासवर्ड मैंने क्या रखा है अभी ये अच्छा ये अच्छा मैं भूल गया हूँ पासवर्ड, अमूमन मैं यही करता हूँ। हाँ भूल गया हूँ पासवर्ड, सॉरी भाई, मुझे याद करना पड़ेगा कि मैंने पासवर्ड क्या रखा है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है मुझको ये पासवर्ड्स अपने भूल जाते हैं, तो क्योंकि अब मेरे पास चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि मैं जो पासवर्ड मैं अमूमन जो है एक ही पासवर्ड रखता हूँ, मगर अब मुझे याद नहीं है कि मैंने इसके ऊपर कौन सा पासवर्ड रख दिया है। काली काली तो नहीं था, नहीं। खैर चलो, ये वैसे मैं आपको ये बता दूं कि सर साजिद आप इंशाल्लाह ये काली लिनक्स पे लैब करवाएंगे। फिलहाल मैं आपको खाली के टूल्स दिखाना चाह रहा था, मगर अनफॉर्चुनेटली मैंने जो डायरी जिसमें मैंने अपने पासवर्ड लिखे होते हैं वो मेरे पास आज मौजूद नहीं है। फोरेंसिक टूल्स, फोरेंसिक टूल से आपको पता लग जाएगा फोरेंसिक। जी जी जी, ये इसका पासवर्ड रीसेट कैसे करते हैं? किसका? काली लिनक्स। काली पासवर्ड कैसे क्रैक करते हैं? नहीं रीसेट यार ये मैं आपको अभी दिखा देता, मगर मेरे पास इस वक्त कोई है नहीं फिलहाल। ये सब ताजिद को मैं फिर ये बोलूँगा कि वो आपको करके दिखा दें, फिलहाल मेरे पास है नहीं। पता नहीं मैंने क्या डाली थी और कब डाली थी, अपनी कोई लैब के लिए डाली होगी। अब मैं बिल्कुल ये मेरे पास क्योंकि ये मेरे पास इतनी सारी आप लोग देखें, ये साइबर सिक्योरिटी ऑप्स का वर्क स्टेशन आप लोगों ने डालना है, ये आप लोगों के लिए यूज़ करना है। साइबर सिक्योरिटी अनियन आप लोगों ने डालना है, ठीक है, ये इसके ऊपर आप लोगों का काम होगा। आप लोग अगर नेटकैट पे जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को ये सारे वर्क स्टेशन मिल जाएंगे, तो ये आप वहाँ से वहाँ पे ये आप ये इंस्टॉल कर लें और इसी के ऊपर आपने काम करना है। फिलहाल मुझे पासवर्ड याद नहीं है अपने, क्योंकि ये मैं पासवर्ड याद इस वजह से नहीं रहे मुझको शायद कि मैंने काफ़ी दिनों से शायद यूज़ नहीं किया है, इस वजह से मैं भूल गया हूँ। फोरेंसिक टूल्स, फोरेंसिक जैसे आपको खुद नाम से याद होता है कि हम कोई भी जब क्राइम होता है तो उसकी फोरेंसिक की जाती है, तो फोरेंसिक टूल्स भी इसीलिए यूज़ की जाती है।
White hat hacker use these tools to sniff and out and the trace of एविडेंस इकट्ठे करने के लिए हम लोग फोरेंसिक करते हैं। डिबगर तो आपको पता है कि जी प्रोग्रामिंग की बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म है डिबग करते हैं हम कि भाई जो हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है उसके सिंटैक्स एरर अगर कोई आ रहे हैं तो वो डिबगर फिर हमें बताता है कि इस लाइन के ऊपर आपका एरर है, उसको सही करो। ठीक है, तो हम डिबग भी यहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। यूज बाय ब्लैक हैट हैकर्स टू रिवर्स इंजीनियरिंग बाइनरी फाइल्स। रिवर्स इंजीनियरिंग की जाती है एक फाइल को जो है जो कंपाइलर किया जाता है, तो रिवर्स कंपाइलर भी आते हैं, उसको रिवर्स कंपाइल किए जाते हैं, फिर उसके अंदर से उसका कोड, क्योंकि लाजमी वो एक एक्सी फाइल होता है तो उसको फिर हम लोग उठाते हैं और उसको डिबग करते हैं और उसकी जो है रिवर्स कंपाइलिंग की जाती है। हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बता दिया कि भाई काली लिनक्स जो है वो हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आप लोगों ने डालें और इसके देखें, इसके अंदर आपको टूल्स नज़र आ जाएंगे। इंक्रप्शन टूल्स, इंक्रप्ट हम करते हैं, डेटा को इंक्रप्ट करके भेजते हैं, 256 इंक्रप्शन करते हैं, एसिमेट्रिक इंक्रप्शन करते हैं, एसिमेट्रिक इंक्रप्शन करते हैं। तो इंक्रप्शन के लिए हमारे पास जो टूल्स आते हैं उसको वो यूज़ करता है, ठीक है ना। द टूल्स यूज एल्गोरिथम स्कीम्स टू इनकोड द डेटा टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द डेटा, ठीक है। इंक्रप्शन के अपने टूल्स आते हैं। इंक्रप्शन आप लोगों को पता है तो बता, नहीं तो बता दूँ कि अगर नहीं पता है तो मुझसे पूछ लें। डू यू नो इंक्रप्शन, व्हाट इज इंक्रप्शन? हाँ, इंक्रप्शन चले फिर पता होगा, आगे चलते हैं। vulnerability exploitation tools, these tools identify whether a remote host is vulnerable to a security, example Metasploit। ये जो है ना Metasploit, ये बहुत बड़ा और बहुत ही यूजफुल टूल है काले लिनक्स के अंदर। ये इसको आप यूज़ करके जो है ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी को यूज़ कर रहे होते हैं कोई भी वर्नेबिलिटी वगैरह को चेक करने के लिए। वर्नेबिलिटी स्कैनर्स आते हैं। These tools scan the network system to identify open ports। nmap मैंने आपको बताया था कि nmap आता है कि जो हम ओपन पोर्ट्स वगैरह स्टेटस चेक कर रहे होते हैं। They can also be used to scan for known vulnerabilities and scan virtual machines, ठीक है ना। bring your own devices and client database, एग्जाम्पल Nipper है और ये सारे सॉफ्टवेयर इस तरह के हैं आपके पास। अच्छा, अगला क्या है? कैटेगरीज ऑफ अटैक्स, हमारे पास कैटेगरीज हैं कि भाई किसी किस्म के अटैक्स हो सकते हैं। ईवर ड्रॉप अटैक जो है, ईवर ड्रॉप अटैक इज वेयर अ थ्रेट एक्टर कैप्चर एंड लिसन टू द नेटवर्क ट्रैफिक। वायर शार्क, ठीक है। अब वायर शार्क जैसे है कि हम जो है वहाँ पे बैठ जाते हैं, वायर शार्क के ज़रिए आप ये काम कर सकते हैं तो डेटा को जो है वो कैप्चर कर रहे होते हैं। थ्रेट एक्टर वहाँ पे कैप्चर कर रहा होता है, देख रहा होता है कि जी आप क्या डेटा जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उसको लिसन कर रहा होता है। लिसन से मुराद यहाँ पे सुनना है या देखना है उसको कि जी आप डेटा कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। डेटा में मॉडिफिकेशन अटैक में क्या है कि भाई वही थ्रेट एक्टर बैठा हुआ है और वो जो पैकेट आपने भेजा था किसी और फैसल को मैंने भेजा है लेट्स सपोज, तो दरमियान में एक थ्रेट एक्टर बैठा है, वो क्या करता है कि मेरे डेटा को जो है वो किसी और फॉर्म में, मतलब अगर मैंने कोई 1 2 3 लिखा हुआ है तो वो ABC करके जो है वो फैसल को भिजवा देता है, जिससे बिल्कुल इसके मायने बदल जाते हैं, ठीक है। तो डेटा मॉडिफिकेशन अटैक ही होता है। IP addressing spoofing attack, and IP address spoofing is when a threat actor constructs an IP packet that appears to originate from a valid address inside the corporate intranet। हम ये स्पूफिंग अटैक करते हैं, DHCP स्पूफिंग अटैक करते हैं और बाकी सारे स्पूफिंग अटैक करते हैं। उसमें ये होता है कि भाई एक मैन इन द मिडल बैठा हुआ है और वो क्या काम कर रहा है कि वो IP पैकेट भेज रहा है कि भाई ये मैं, और उसको बता रहा है कि हाँ भाई जिससे तुम मांग रहे हो मैं वो ही हूँ। एक्चुअली वो खुद वो नहीं होता, ये अटैकर बैठा होता है दरमियान में और उसको भी प्रिटेंड कर रहा होता है कि हाँ भाई अगर तुम इस IP एड्रेस से मांग रहे हो, ये डेटा मांग रहे हो, हाँ आई एम दैट IP एड्रेस। वो IP एड्रेस को यूज़ करते हुए जो है ना वो फिर अटैक करते हैं उसके ऊपर। पासवर्ड बेस्ड अटैक्स जो है ना अकर्ड व्हेन अ थ्रेट एक्टर ऑब्टेन दैट द क्रेडेंशियल ऑफ अ वैलिड, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, कि जी बैंक अकाउंट्स को पे अटैक किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो फिशिंग हो, फार्मिंग हो, किसी भी तरीके से किया जाएगा। डिनाइल ऑफ डॉस अटैक जो है ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट अटैक है और बहुत ज़्यादा ही आने वाला अटैक आज भी बहुत ज़्यादा आता है। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव डिनाइल ऑफ DDoS है और DOS है। डिस्ट्रीब्यूटिव डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक और डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, इसमें क्या होता है कि देखें एक सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमने अटैक करना है। लेट्स सपोज मैं गूगल को अटैक करना चाह रहा हूँ, मगर गूगल इतनी बड़ी साइट है कि उसको मैं अकेला अटैक नहीं कर सकता हूँ।
अकेला अटैक नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोगों को आपस में मिलाना है। तो मैं मिलाने के लिए कोई मुझे इजाज़त तो नहीं देगा कि मैं 5,000 10,000 सिस्टम जो है वो बाहर के ला के मिला लूँ अपने साथ। तो मैं क्या करूँगा, जॉम्बीज़ क्रिएट करूँगा। जॉम्बीज़ कैसे क्रिएट की जाती हैं, देखे मैंने अपने एक फ़ाइल बनाई, फ़ाइल बना के जो है लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दी। वो किसी भी वे में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, आपके सिस्टम में आ गई, आपके सिस्टम में आ गई, वो पीछे से मैंने अपलोड कर ली और आपको पता भी नहीं है कि मैं उस वक्त एक ज़ॉम्बी हूँ। आप मेरे एक ज़ॉम्बी बन गए और मैं आपका सिस्टम को फिर यूज़ करता हूँ टू अटैक द गूगल सर्विसेज। अब ये तकरीबन मैंने कोई 50,000 बंदों को भेज दी है ये फाइल। अब 50 के 50,000 बंदे जो हैं वो मेरे zombies बन गए। वो zombies बन गए हैं, तो मैं अब क्या करूँगा, उन 50 के 50,000 बंदों को बोलूँगा कि भाई ये गूगल के सर्वर पे डेटा डालना शुरू करो, टेराबाइट्स में, हेक्साबाइट्स, पेंटाबाइट्स में डेटा डालना शुरू करो। ये सारे के सारे मिलके जो है ना, सारे के सारे 50 के 50,000 जो है ना बल्क में डेटा डालना शुरू कर देंगे गूगल की ड्राइव के ऊपर। और एक वक्त ऐसा आएगा कि उसकी ड्राइव भर जाएगी और वो फारिग हो जाएगा, वो सिस्टम पूरे का पूरा बैठ जाएगा। मतलब ये वाला अटैक बहुत ज़्यादा आता है। इससे कोई हमें वो नुकसान नहीं होता, इससे ऐसा हमें नुकसान ये होता है कि हमारी सर्विसेज टेम्पररी बंद हो जाती हैं। गूगल का याहू पे अटैक आ चुका है, याहू पे एक दफ़ा आया था ये अटैक, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर ये अटैक आता है। तो इससे हमें कोई वो नहीं होती है, हमें कोई थेफ्ट नहीं होता, कोई डेटा चोरी नहीं होता, कोई डेटा लॉस नहीं होता। मगर ये क्या करता है कि ये टेम्परली जो है 2 घंटे, ये दैट डिपेंड कि आपने जो है उसकी क्या क्या वो बनाई हुई है अपनी स्ट्रेटजीज क्या, कि अगर मेरे पास ये अटैक आता है तो मैंने कैसे इसको डील करना है। तो फिर वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी देर के लिए, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 1 घंटे, 1 दिन के लिए आपने उसकी सर्विस बिठा दी, फिर वो उसको दोबारा से जो है रिज्यूम करेंगे। तो दिस इज़ द डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जी zombies क्रिएट की जाती हैं, तो वो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में की जाती है। मैन इन द मिडल अटैक, मैन इन द मिडल हम बड़ी देर से देख रहे हैं। मैन इन द मिडल क्या है कि दरमियान में एक बंदा बैठा हुआ है मेरे और आपके दरमियान में, जैसे हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मैं और आप क्लास ले रहे हैं, दरमियान में कोई बंदा बैठा हुआ है और वो हमें मॉनिटर कर रहा है कि भाई ये दोनों, ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और दरमियान में वो कुछ शरारतें करना शुरू करते हैं, या मेरा डेटा जो है, अभी हम यहाँ भी तो फिलहाल तो कोई इंपॉर्टेंट ऐसी कोई डिस्कशन नहीं कर रहे, तो लेक्चर चल रहा है। लेट सपोज मेरे और मेरे बैंक के दरमियान में इस वक्त कोई वो चल रही है, ट्रांजैक्शन चल रही है, और दरमियान में मैंने अपना सिस्टम को ऑनलाइन कनेक्ट किया हुआ है अपने बैंक के साथ। तो दरमियान में कोई बंदा जो है वो मैन इन द मिडल के तौर पर बैठा हुआ है और वो मुझको देख रहा है कि हाँ भाई ये कब अपना लॉगिन नेम देता है, कब पासवर्ड देता है। तो मैं जैसे ही लॉगिन नेम एंड पासवर्ड देता हूँ तो वो बोलता है हाँ भाई यही चीज़ मुझको चाहिए थी। तो दीज आर द मैन इन द मिडल अटैक। कॉम्प्रोमाइज की अटैक्स होते हैं जी, ये जो इंक्रप्शन हम की करते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट कीज़ के ज़रिए। तो ये कीज़ को जो है वो निकाला जाता है, एक प्राइवेट की दे दी जाती है, एक पब्लिक की दे दी जाती है। मतलब दो, आपने बिल्कुल ये चीज़ सुनी होगी कि जी जब आप लॉकर्स के लिए जाते हैं बैंकों में, लॉकर्स को जब ऑपरेट करने के लिए जाते हैं तो बैंक वाले आपको, एक चाबी आपके पास होती है और एक चाबी बैंक वाले के पास होती है। ठीक है, तो एक समझ लें कि एक प्राइवेट की है और एक पब्लिक की है। ठीक है, वो दोनों चाबी का लगना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका लॉकर खुलेगा नहीं। ठीक है, तो यही दोनों, यही कॉन्सेप्ट आपका इंक्रप्शन में भी यूज़ होता है कि आपके पास दो किस्म की कीज़ होती हैं, एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की है। वो दोनों की दोनों कीज़ अगर लगेंगी तो ही वो आपका पैकेट जो है वो खुलेगा। ठीक है, तो जो ये पब्लिक की है तो ये तो पब्लिकली अवेलेबल होती है, और जो प्राइवेट की है वो प्राइवेटली अवेलेबल होती है, पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती। स्निफर अटैक, स्निफर मैंने आपको बता दिया, स्निफिंग डॉग हमारा स्निफिंग करता है, जैसे कुत्ता सूंघता है चीज़ों को, इसी तरीके से हम स्निफ करते हैं टू मॉनिटर कि भाई कि हमारे पास जो है पैकेट्स किस तरह से आ रहे हैं। तो स्निफर इज एन एप्लीकेशन और डिवाइस दैट कैन रीड, मॉनिटर एंड कैप्चर नेटवर्क डेटा एक्सचेंज। ठीक है ना, तो ये स्निफ की जाती है। अटैकर एंड टूल समरी, तो ये आज का लेक्चर मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। व्हाट डिड आई लर्न इन दिस मॉड्यूल, हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। हम ये सारे ब्लैक हैट हैकर्स देख के आए, हम ग्रे हैट हैकर्स देख के आए, हमने रिस्क मैनेजमेंट देखी, हमने 4 कॉमन वेज देखे, रिस्क एक्सेप्टेंस देखी, अवॉइडेंस देखी, रिडक्शन देखी, एंड रिस्क ट्रांसफ़र देखा। अच्छा, मैंने इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ आपका बताया, ये दो थे अपना साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज़ की। हम लोगों ने कुछ एग्जांपल देखी हैं। अटैकिंग टूल्स मोर सोफिस्टिकेटेड हमने देखी कि वे टूल्स सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, नॉलेज की इतनी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है जो हैकिंग की जाती है वो लिनक्स बेस्ड सिस्टम से ही की जाती है, विंडो बेस्ड सिस्टम से नहीं की जाती। और बहुत बड़ी एग्जांपल उसकी अभी तक आपने जहाँ पे भी देखा होगा कि हैकिंग की अगर कहीं बात हो रही तो कहीं पे भी विंडोज़ का जिक्र नहीं आया है, हैकिंग की ही लिनक्स सिस्टम से जाती है।
हमने टूल्स देखे, इंक्लूड पावर, पासवर्ड हैकिंग देखा हमने, वायरलेस हैकिंग देखा वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें देखी। कैटेगरीज ऑफ अटैक्स देखे हम लोगों ने, ईवा ड्रॉपिंग देखा, अटैक, डेटा मॉडिफिकेशन वगैरह वगैरह, ये सारी हमने चीज़ें देखी। ये इस वक्त कौन आ गया जो हम जानने वाले हैं, तो ये भी आ रहे हैं सर। तो ये सारी हमने चीज़ें देखी, ठीक है। इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज, इंडिकेटर ऑफ अटैक देखा हमने, और ये सारी हम चीज़ें पढ़ चुके हैं। और ये दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर टुडे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर ख़त्म होता है, तो इसको क्लोज कर लेते हैं और आपके क्वेश्चंस देख लेते हैं। कैन वी गेट दी स्लाइड्स? एहतशाम अली, अच्छा सर ने आपको प्रोवाइड नहीं की एक्चुअली यार, मैं भी पिछले दिनों थोड़ा सा मसरूफ़ रहा, तो मुझे नहीं पता लग रहा क्या था कि सर साजिद आप ने आप लोगों को क्या पढ़ाया है। आई डोंट नो कि पिछली 2-3 लेक्चर्स में अटेंड नहीं कर सका, क्योंकि सर पासवर्ड, क्या पासवर्ड किसी के सेव नहीं होते हैं सर, सबके क्रैक किए जा सकते हैं। नो जस्ट रिकॉर्डेड मीन्स, अच्छा लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिले हैं, आपको स्लाइड्स नहीं दी गई, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे मैं देखूँ क्या है, ये तो आपका ग्रुप क्या कोई है, वो मुझे ग्रुप में ऐड करते हैं ये सर, नो ठीक है, ये आपको पता है, ऐड कर दे वेरी स्टूडेंट्स प्लीज ज्वाइन दिस ग्रुप। मटीरियल तो शेयर नहीं किया, फैसल भाई काइंडली ऐड करते हैं। कोई चीज़ सेफ नहीं है। देखें बात बात यही आ जाती है, एप्पल बड़ा आईफोन 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 करता है। इस वक्त एप्पल को भी बिल्कुल हैक किया जा सकता है। एप्पल बोलता है कि हमारी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा हाई है, हमारी सिक्योरिटी हमारी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो है एप्पल की भी ब्रीच की जा सकती है किसी, हाँ एक सिस्टम जो कि वाकई में है हैकेबल नहीं है, वो है ब्लैकबेरी। उसके ऊपर अभी तक हैक नहीं किया जा सका, उसको तोड़ा नहीं जा सका, मतलब बाकी सबका ऐसा कोई वो नहीं है। ये जो करते हैं आईफोन, तो सर साजिद ने करके बताया था हमें कि जी इस आईफोन को जो है वो हैक किया जा सकता है। हाँ जो आज भी क्योंकि वो पाकिस्तान में फिर बैन है, ब्लैकबेरी जो है वो आप पाकिस्तान में यूज़ नहीं कर सकते हैं। आई थिंक सो कि ब्लैकबेरी आपको कोई यूज्ड मिल सकता है, मगर बाहर से मंगा सकते हैं, यहाँ नहीं मिला। उसकी बात ही, उसकी दरअसल मसला यही होता है कि उसको फिलहाल अभी तक जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सका। ठीक हो गया, तो यहाँ तक इंशाल्लाह लेक्चर हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट मंडे इंशाल्लाह देखते हैं, मेरे इंशाल्लाह दुआ करें सर साजिद ठीक हो गए तो ही विल कंटिन्यू विद यू, नहीं तो फिर मैं ही आगे आप लोगों को लेक्चर जो है वो डिलीवर करूँगा। अगर इंशाल्लाह आई होप कि इंशाल्लाह वो जो है सही हो जाएंगे। हाँ यही बात मैंने क्या कही ना फैसल की, ब्लैकबेरी जो है स्टिल कोई हैकेबल नहीं है। सिर्फ एक यही चीज़ है ब्लैकबेरी को जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाती है कि इसको हैक नहीं किया जा सकता। बाकी जो है एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड तो आम खास हैक हो जाते हैं, ये एप्पल भी हैक हो जाता है, विंडोज़ भी हैक हो जाता है, सब कुछ हैक हो जाते हैं। हाँ ब्लैकबेरी का स्टिल ये इसी वजह से इसकी बड़ी वो है ये, क्योंकि ये अगर फोरेंसिक वाले भी पकड़ लेते हैं तो खोल नहीं सकते हैं, इसी वजह से ये बैन है पाकिस्तान में। शायद आप इम्पोर्ट बाहर से कोई ला के आपको दे दे तो शायद ला के दे दे, मगर यहाँ पे नहीं बिकता ये। सो एनी अदर क्वेश्चन? नहीं तो वील गोना एंड दिस लेक्चर। आई होप कि मैंने आप लोगों को कुछ अच्छा समझाया होगा, आप लोगों को समझ आई होगी। रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं।